बढ़ाए के छोटा नागपुरे गौरव, हम ही परली मलिन। वाह रे राजनीत तोर नाइलाज, तोय बांधे पारे कुकुरे के माथे पाग, तोय काटे पारे महाकवि का हाथ, गणेशे कलम छीन। आगे है दोस्तों, आज नहीं तो काल माने पर तो, और गोड़े का कांटा दांते धर टाने पर तो। ये जो पंक्तियाँ दोस्तों मैंने अभी पढ़ी, दो पंक्तियाँ जो है सो ये हमारे खोटा के महाकवि, शिष्ट साहित्य के जन कवि श्रीनिवास पानुरी जी की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। इस पंक्तियों में उन्होंने बहुत कुछ कहा है दोस्तों। इस बहुत कुछ को मैं अभी समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, एक नाटक के रूप में नाम है चाबी काठी। चाबी काठी जो है सो इनकी रचना इतनी शानदार जो है सो, इनका ये जो नाटक है इतना, जिसकी हम लोग तुलना कुछ शब्दों में नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर रचना है इसके दोस्तों। तो इस चाबी काठी नाटक को हम लोग बताएं या इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, उससे पहले ये अत्यंत आवश्यक है दोस्तों और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस महाकवि जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। श्रीनिवास पानुरी जी जिसके चलते शायद हम लोग आज खोटा विषय पढ़ रहे हैं। खोटा के विकास में, इसके विकास स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के विकास में जो इनका योगदान है वो अतुलनीय है दोस्तों, महाकवि के रूप में है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। हालांकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो हम लोग चाबी काठी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो शुरुआत में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शायद वो जो है सो आपके एग्ज़ाम में आ जाए, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों। हालांकि ये पूरी जानकारी अभी नहीं है, उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है पानुरी जी के बारे में, तो वो सब उसको एक हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाएंगे, और वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी आप लोगों को उसके बारे में अवगत कराएंगे दोस्तों, वो बात की चीज़ है। लेकिन जो अभी इसमें दिया गया है इस पुस्तक में, इसमें पानुरी जी के बारे में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है खोटा नाटक चाबी काठी, श्रीनिवास पानुरी जी का परिचय यहाँ पर है। जैसे परिचय में जन्म स्थान, तो जन्म इनका जो है सो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को जो हुआ, खोटा दिवस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 1920 को जो है सो बरवा अड्डा धनबाद में जो है सो इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी था। शालिग्राम पानुरी जो है, जो इनके पिताजी हैं, वो व्यवसाय से छोटे मोटे चासा यानी छोटे मोटे किसान थे। उसके अलावा इसकी माता का नाम दुखनी देवी, और इसका जो बेटा है जिसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है उसका नाम है श्री अर्जुन पानुरी। श्री अर्जुन पानुरी। पुण्यतिथि जो है जब इनकी मृत्यु हुई उसका डेट है 7 अक्टूबर 1986। 7 अक्टूबर 1986, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों कि जन्म जो है सो 25 दिसंबर 1920 और जो मृत्यु इनकी हुई वो 7 अक्टूबर 1986 पुण्यतिथि इनकी जो है सो। और मृत्यु कैसे हुई, तो हृदय गति का अचानक रुक जाना यानी हार्ट अटैक जो है सो वो हो जाना, उसके चलते जो है सो इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, देखिए 1960 के आसपास। तो देखिए दोस्तों 1960 के आसपास जो है सो इनका जो नाटक एक है उद्वासल कर्ण, जो कि मैं इसके बाद जो है सो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा वीडियो के माध्यम से। हमारे खोटा सिलेबस में भी दिया गया उद्वासल कर्ण। तो उद्वासल कर्ण का जो है सो मंचन पहले जो है सो वो चारों तरफ हो रहा था दोस्तों। नाटक का मंचन करने का अर्थ, पहले गांव-गांव में जो है सो लोग जो है सो नाटक किया करते थे। वहाँ पर जो है सो
गांव वालों के सामने नाटक मंचित करते थे और लोग देखते थे उसे, और वो नाटक जो है सो इतने व्यवहारिक होते थे कि बिल्कुल उनके जो है सो जीवन से जुड़े हुए होते थे, और वो जो है सो एक मनोरंजन का साधन भी आप कह ले, या फिर एक तरह से उनके जो है सो पूरे व्यक्तित्व को, पूरे समाज को जो है सो आईना दिखाने का काम जो है सो नाटक के माध्यम से होता था। लोगों को जागरूक करने का काम जो है सो इस नाटक के माध्यम से होता था, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी की रचनाओं में साफ साफ झलकता है दोस्तों। जैसे आप चाबी काठी जो नाटक आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो है सो इसमें जो है सो समाज को क्या संदेश देने का प्रयास किया है, या फिर समाज को किस दिशा में ले जाने का प्रयास किया है, समाज को किस प्रकार जागरूक करने का प्रयास किया है, वो इस नाटक में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो उद्वासल कर्ण उस टाइम 1960 के आसपास जो है सो पूरा मंचित हो रहा था, पूरा हमारे क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में। उसके अलावा उसके बाद जो है सो फिर बाद में चाबी काठी का भी मंचन हुआ। यानी ये जो उद्वासल कर्ण और चाबी काठी बहुत पुरानी रचना है। पुरानी रचना कहने का मतलब उस वक्त जो है सो ये बुक के रूप में प्रकाशित भी नहीं हुई थी, और पूरा चारों तरफ जो है सो इसका मंचन हो रहा था ये नाटक। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर इंटर के सिलेबस में रखा गया। बुक तो लिखा नहीं गया स्टार्ट में, लेकिन फिर भी जो है सो इस नाटक को, जो कि इतनी चर्चित नाटक थे, तो इनको जो है सो इंटर के सिलेबस में बिना पुस्तक लिखे हुए, बिना पुस्तक के प्रकाशन के ही इंटर के सिलेबस में इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, अब उद्वासल कर्ण चाबी काठी अब जोड़ दिया गया, तो मान लीजिए कि आप ही इंटर में पढ़ रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट है चाबी काठी, और आपके पास उसका बुक नहीं है, आप कैसे पढ़ेंगे? सिर्फ आप सुन के जो है व्याख्यान सुन के, या फिर जो प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे उसके व्याख्यान सुन के ऐसा है चाबी काठी, ऐसा है उद्वासल कर्ण, यही ना करेंगे। लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो उस वक्त आपको एक पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, कि जब तक हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, व्याख्यान कितने दिन तक याद रहेंगे? रोज़ तो हमको कोई व्याख्यान उस पर नहीं ना देगा। एक हम लोग प्रोफेसर, ऐसे भी प्रोफेसर लोग का कॉलेज में सुनते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरा चीज़ जब सुनने लगते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं। उस वक्त हम लोग को ज़रूरत पड़ती है एक बुक की, किताब की। और जब स्टूडेंट लोग के पास किताब की ज़रूरत, किताब नहीं थी, तो फिर क्या होता था कि जब इससे प्रश्न आ जाते थे तो स्टूडेंट क्या करते थे कि प्रश्न इसे छोड़ देते थे और अथवा का सहारा लेते थे। जैसे एक प्रश्न में होता था ना कि ये लिखिए या फिर ये लिखिए अथवा करके, तो अब इसके चूंकि बुक नहीं है तो अभ्यास नहीं है, तो फिर अथवा का सहारा। यानी इंटर के विद्यार्थियों को अच्छी खासी परेशानी हो जाती थी यहाँ पर, जब क्योंकि इसका बुक का तो था नहीं यहाँ पर। इसी बीच में जो है सो रामगढ़ में जो है सो एक मीटिंग हुआ सभी लेखकों का, साहित्यकारों का, कि चूँकि इंटर में रखा गया, बुक्स नहीं है, तो इनके इस पाठ्यक्रम में जो उद्वासल कर्ण चाबी काठी है, इसको हटाने की बात जो है सो वहाँ पर कि इसको हटा दिया जाए, जब बुक है ही नहीं तो हटा दिया जाए। श्रीनिवास पानुरी जी की रचना को हटा देने का प्रयास, समझ रहे हैं बात को? अब जो है सो यहाँ पर देखिए, यहीं पर जो है सो भूमिका आती है गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी की। वो भी उस मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, श्रीनिवास पानुरी जी जिन्होंने कोठा का इतना विकास किया, और उसकी रचनाओं को इंटर के सिलेबस से हटा देना सिर्फ इसलिए कि बुक का प्रकाशन नहीं हुआ है, तो ये नहीं। फिर वहाँ पर जो है सो उन्होंने बोला कि मैं जो है सो उन्होंने जो है सो ये बोला कि मैं इस बुक का प्रकाशन करवाऊंगा अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके। और वो जो है सो श्रीनिवास पानुरी जी के जो पुत्र हैं, जिसका वर्णन इस बुक में दिया गया है, उसका नाम है श्री अर्जुन पानुरी, उनसे संपर्क किया और पानुरी जी की रचना के बारे में जो है सो ये सब सारी बातें बताए कैसे ऐसे हो रहा है। तो फिर जो है सो अर्जुन पानुरी जी ने एक रफ पांडुलिपि के रूप में जो है सो चाबी काठी के रूप में दी कि ये जो है सो उनकी रचना ऐसे ऐसे है। और उसको लेके फिर जो है सो गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जो है, उन्होंने जो है सो अपना पूरा योगदान देके इस पुस्तक को छपाने का काम किया। इस पुस्तक को छपाने में उनके कई लोगों ने मदद की भी है, और जिसकी चर्चा जो है सो किताब में की गई है दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए, खोटा शिष्ट साहित्य के जनकवि जो हैं, जो इन्होंने लगभग 40 किताबें जो है सो लिखी, और स्टार्टिंग में बहुत कम ही की पुस्तकें जो हैं उनकी छप सकी थी, अभी कुछ पुस्तकें और छपी हैं उस तरह से।
अब इनकी पढ़ाई के बारे में, पानुरी जी की पढ़ाई के बारे में बताया गया कि पानुरी जी ने जो है सो मैट्रिक तक पढ़ाई की। मैट्रिक तक गरीब थे तो मैट्रिक तक पढ़ाई की, वहीं धनबाद के जिला स्कूल में पढ़ाई की। और चूंकि गरीब थे तो आगे नहीं पढ़ सके, फिर उन्होंने क्या किया, अपना जीविका चलाने के लिए एक पान की गुमटी खोल ली। पान की गुमटी खोल ली। अब पान की गुमटी खोलने लगे तो उसकी पान की गुमटी के आसपास जो है सो वहाँ बहुत सारे साहित्यकार आने लगे और अपनी बातें करने लगे और अपनी रचनाओं के बारे में वो लोग बात करते थे। पानुरी जी उनके बात को सुनते थे। पानुरी जी के अंदर में पहले से इन चीज़ का, साहित्यकार का, कवि का, जन कवि का बीज तो पहले ही से था। वहाँ पर जब उन रचनाकारों की बात जब सुनने लगे तो फिर उनका जो कवि का जो बीज था वो बड़ा होने लगा और वो जो है सो विशाल वृक्ष के रूप में सामने आने लगा। और उन्होंने जो है सो वहीं से अपनी रचनाएं शुरू कर दी, क्योंकि प्रतिभा तो उनमें पहले थी कि ये सब रचनाएं लिखने की। तो वहीं से उन्होंने जो है सो अपनी रचनाएं लिखने शुरू की और अपनी रचनाओं के रूप में 1954 में 2 छोटे छोटे कविता संकलन, एक बाल किरण और एक दिव्य ज्योति जो है वो जो है सो छपा। इधर उधर जो है सो छपा वहाँ पर बाल किरण, दिव्य ज्योति। 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1986 तक का जो काल है वो पानुरी युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये सब छोटी जानकारी जो है सो, थोड़ी सी जानकारी वो पानुरी जी के बारे में थी दोस्तों। विस्तृत जानकारी मैं दे दूंगा एक अलग से वीडियो बना के दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब, जब उन्होंने इतनी सारी रचनाएं की और जब पुस्तक छपने की बात आई, उस वक्त उनकी पुस्तकों को दरकिनार करते हुए दूसरों की पुस्तकें छपी। तो उनके दर्द को जो है सो उन्होंने अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो है सो दर्शाने का प्रयास किया, जो मैंने शुरू में आपको बताया दोस्तों कि बढ़ाए के छोटा नागपुर गौरव, यानी बढ़ा के छोटा नागपुर के गौरव। छोटा नागपुर सिर्फ छोटा नागपुर मत समझिए दोस्तों। उस वक्त ये जो दौर जिस वक्त चल रहा था, उस टाइम झारखंड आंदोलन का दौर था, झारखंड को अलग करने का दौर था। उसका एक मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यहाँ मैंने लिखा है। मुख्य उद्देश्य कि यहाँ जो बाहरी लोग जो थे, यहाँ के संसाधनों पर जो उन्होंने अपना स्वामित्व बना लिया था, उस संसाधनों पर कुंडली मार के बैठे हुए थे और यहाँ के लोगों को जो है सो एक तरह से शोषित कर रहे थे, गुलाम बना के रखे हुए थे। इन सब के विरोध में जो है सो झारखंड आंदोलन का दौर जो चल रहा था, उसके बारे में जो है सो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। और इस चाबी काठी नाटक में भी जो है सो आपको इन सब को दृश्यों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, जहां नायक जो है सो एक शंभू होता है, उसने जो है सो उसके माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया है कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों जब उनके किताबों को छपने के रूप में दरकिनार किया गया, तो अपने दर्द को कुछ पंक्तियों के माध्यम से वो कुछ इस तरह बताते हैं कि बढ़ाए के छोटा नागपुर गौरव, यानी बढ़ाए के झारखंड का गौरव, छोटा नागपुर नहीं झारखंड का गौरव, हम ही पर ली मलिन, यानी हम ही को नहीं पूछा गया, हमको ही किनारे कर दिया गया। वाह रे राजनीत, यानी वाह रे राजनीत, ठीक है। तो नाइलाज, यानी तुमको शर्म नहीं आते हैं, ठीक है। तो बांधे पारे कुकुरे के मुखे पाग, यानी तुम नहीं बांध सकते हो उन कुकुरों के मुंह पर जो है सो पाग नहीं बांध सकते हो, रोकने नहीं सकते उसको, ठीक है। तो एक काटे पारे महाकवि का हाथ, तुम किसका हाथ काट रहे हो, महाकवि का हाथ। गणेश कलम छीन, गणेश का जो कलम है उसको छीन के जो है सो तुम जो है सो उस महाकवि के हाथ को काटना चाहते हो। फिर उसके बाद जो है सो एक लाइन 2 लाइन और बोलते हैं कि आज नहीं तो कल माने पर, तो आज नहीं तो कल तुमको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तुमको ये बात जो है सो मानना पड़ेगा, वास्तविकता तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी। और घोड़े का कांटा दांते धर टाने पर, तो और घोड़ का जो कांट है ना, कांटा जो पड़ता है ना, उसको हाथ से नहीं बल्कि दांत से तुमको टान के खींच के बाहर करना होगा दोस्तों। ये जो पंक्तियाँ हैं ना दोस्तों इनकी, वो आज भी उतनी व्यवहारिक है, जबकि लिखी गई है बहुत पहले। आज भी जो है सो धरातल पर वास्तविकता के दर्द को, उसके अर्थ को जो है सो सार्थक रूप देते हुए
नज़र आती है दोस्तों। तो ये सब जो है सो छोटी जानकारी थी दोस्तों। तो जो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज का जो नाटक है शानदार नाटक है दोस्तों। उस नाटक का नाम है चाबी काठी। इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं और बढ़िया से समझिए। किसी भी तरह के एक वीडियो में पूरा जो है सो नाटक को मैं समझाने वाला हूं दोस्तों, इसलिए कहीं मत जाइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, उसमें कोई परेशानी का बात नहीं है, लेकिन एक वीडियो आप देख लीजिए। ये नाटक जो है सो आपका एकदम पूर्णतः जो है सो समाप्त हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको एकदम सरल भाषा में, सामान्य भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नाटक को दोस्तों। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। तो चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम एक खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। खास टॉपिक इस रूप में दोस्तों कि आज हम लोग श्रीनिवास पानूरी जी की रचना एक नाटक के रूप में, जिसका नाम है चाबी काठी, उस चाबी काठी को जो है सो आज हम लोग समझने जा रहे हैं। क्योंकि ये नाटक जो है सो इतना शानदार, इतना बढ़िया नाटक है ये दोस्तों कि जिसको हम लोग शब्दों में, कुछ शब्दों में जो है सो अगर हम इसकी तुलना कर ले तो समझिए कि आप जो है सो इस नाटक की एक तरह से तौहीन कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं दोस्तों। नाटक इतना शानदार है। मैंने पहले ही वीडियो में जो है सो इस नाटक के बारे में आपको बता दिया कि नाटक जो है सो बहुत पुराने ज़माने में, यानी 1960 से पहले जो है सो इसका मंचन जो है सो कई जगहों पर होते आ रहा था और जो है सो अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोग जो है सो इस नाटक से परिचित थे। ये अलग सी बात है कि किताब के रूप में जो है सो ये बाद में जो है सो इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन नाटक को लोग जो है सो हमारे झारखंड क्षेत्र में इसको एक तरह से जी रहे थे। इस नाटक को, नाटक के बारे में आप सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि आखिर इस नाटक को लिखने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक को या किसी भी बुक को जब लिखा जाता है, कोई लेखक जब उसकी रचना करते हैं तो उसके पीछे एक खास मकसद होता है, खास उद्देश्य होता है। तो इस नाटक को लिखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस नाटक को लिखने के उद्देश्य के रूप में जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको कई जगहों पर, यानी कई दृश्यों में जो है सो रचनाकार ने, श्रीनिवास पानूरी जी ने इस नाटक को लिखने का उद्देश्य हम लोगों को समझाया है दोस्तों। जैसे मैं बात कर लूँ, अगर इसके किताब की, यानी इसके बुक को आप अगर देखेंगे तो इसको जब पहला जो फ्रंट पेज है जो कि नाटक में जो है, उसमें आप देखिएगा शीर्षक, इसमें इस देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देख लीजिए इस किताब के, यहाँ पर हमारे झारखंड राज्य का मानचित्र है और नीचे में एक चाबी दिखाई गई दोस्तों। इस नाटक का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य आपको जो है सो इसी शीर्ष पृष्ठ पर जो है सो आपको मिल जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है। नाटक का उद्देश्य मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। और भी अंदर में जब हम लोग बात करेंगे दृश्यों की, देखिए यहाँ दोस्तों मैं इनको जो है सो दृश्यों को यहाँ पर जो है सो एक छोटे से रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया हूँ। हालांकि ये मेरी कोशिश कितनी सफल होती है ये आप लोग बताएंगे दोस्तों। 1 से लेकर पूरे 20 तक टोटल जो है दृश्य इस नाटक में 20 दृश्य दिखाएंगे हैं और 20 दृश्य को मैंने छोटे रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है और इसे बारी बारी से जो है सो बढ़िया से सूक्ष्म रूप से तथ्यों के साथ आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। और ये प्रयास करूँगा कि मेरा ये जो क्लास है वो इतना सरल हो, इतना सामान्य रूप से आप लोगों के सामने हो कि आप इस नाटक को एकदम बढ़िया से समझ सके, ईजिली आप लोग इसको समझ सके। बहुत जो है सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाटक जो है सो आपकी टेंशन मैं दूर कर दिए देता हूं, क्योंकि मैंने इस नाटक को कई बार पढ़ा और ये नाटक इतना शानदार है कि मुझे अब किसी बुक की ज़रूरत नहीं है कि आपको इस नाटक को बताने के लिए कि कौन कौन से फैक्ट्स है, क्या उद्देश्य है इसका, ये सब जो है सो
मैं आप लोगों को यहाँ बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये 20 दृश्य दिखाए गए हैं। इधर मैंने पात्रों को लिखा है, इसको क्लियर रूप से अभी समझाता हूँ। लेकिन बात हम लोग कर रहे थे दोस्तों उद्देश्य के बारे में कि आखिर ये उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया कि सामने में पृष्ठ में ये जो है आपका झारखंड का मानचित्र है, नीचे में चाबी है। इससे भी जो है सो आपका इस नाटक को लिखने का उद्देश्य जो कि श्रीनिवास पानुरी जी ने हम लोगों को इस नाटक के रूप में जो दिया है वो पता चलता है दोस्तों। इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है कि हमारा जो झारखंड है, झारखंड प्रदेश जो है सो इस पर जो किसी बाहरी या अन्य लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से जो अधिकार है, जो कि यहाँ पर आके बाहर से आके बसे, यहाँ पर जो है सो बसने के बाद यहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन अंततः जो है सो वो हमारे ही मालिक बन बैठे और यहाँ के संसाधनों पर जो भी हमारे संसाधन है हमारे राज्य की, चाहे वो खनिज संपदा के रूप में हो, वन के रूप में हो या प्रशासनिक इकाई के रूप में हो, ऑफिसेस हो, सब पर जो है सो उन्होंने एक तरह से अपना कब्जा किया, अपना स्वामित्व जो है सो उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। या अगर एक शब्दों में कहे तो उन्होंने पूरे झारखंड राज्य की चाबी काठी यानी अपना जो मालिकाना हक अपने हाथ में रख लिया। इसलिए जो है सो श्रीनिवास पानुरी जी ने इस नाटक का नाम रखा है चाबी काठी। चाबी काठी जैसे कि घर होता है, मान लीजिए आपका घर है, आपका घर है तो उस घर का स्वामित्व जो है आपके हाथ में होगा और उस घर की जो है सो चाबी काठी या फिर उसका मालिकाना हक किसके हाथ में होना चाहिए दोस्तों? आपके हाथ में होना चाहिए। लेकिन सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा मेहमान आया जिसके आपने पूरी खातिरदारी की, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ दिया और समय बदलने के साथ, समय बीतने के साथ साथ वही व्यक्ति जो है सो आपके उस घर का मालिक बन बैठा और एक तरह से पूरे घर का स्वामित्व जब उसने अपने हाथ में ले लिया, यानी पूरे घर की चाबी काठी उसके हाथ में चली गई, तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों? श्रीनिवास पानुरी जी ने अपने इन दृश्यों में कई जगह पर जो है सो इस नाटक को लिखने का उद्देश्य भी बताया है दोस्तों। मैं यहाँ पर बारी बारी से क्लियर करूँगा, लेकिन अभी मैंने इनकी पुस्तक के जो शीर्ष पृष्ठ है उसको देख के इसका उद्देश्य बताया। अब अभी आगे बात करेंगे जब यहाँ पर दृश्यों की थी, यहाँ भी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। बात करते हैं दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा इसको आगे ना खींचते हुए इसके बारे में जो है सो पूरी बात करते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। एक एक चीज़ जो है सो क्लियर कीजिए दोस्तों, इसको इस दृष्टि से मत पढ़िए दोस्तों कि मेरा एग्ज़ाम में आने वाला है इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। श्रीनिवास पानुरी जी ने इस नाटक को इसलिए नहीं लिखा दोस्तों कि हम उसे पढ़ के हमारे परीक्षा में पास हो सके, केवल उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य था कि आप अपने झारखंड को समझें, यहाँ के संसाधन जो बाहरी लोग जो है सो जो लूट रहे हैं या फिर उसका स्वामित्व जो है सो अपने हाथ में वो रखे हुए, उसको आप समझिए, आप अपने अधिकारों को समझे और जो है सो एक तरह से जागरूक बने। वही इस नाटक का उद्देश्य है दोस्तों। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में पहले बात करेंगे, देखिए और भी उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। प्रमुख पात्र में देखिए मैंने 2 पक्ष बनाए हैं। हर नाटक, हर कहानी में 2 पक्ष होते हैं। आप चाहे पिक्चर देख ले, फिल्म देख ले, उसमें भी 2 पक्ष होंगे। एक नायक पक्ष होता है और दूसरा खलनायक पक्ष होता है, यानी एक हीरो का पक्ष और दूसरा जो है सो विलन का पक्ष होता है। यहाँ भी इस नाटक में कुछ इसी प्रकार है। यहाँ भी नायक पक्ष यानी हीरो पक्ष है एक और दूसरा खलनायक पक्ष है। ठीक है, यहाँ पर 2 और नायक पक्ष और खलनायक पक्ष में कौन कौन पात्र है, प्रमुख पात्र, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। नायक पक्ष में देखिए यहाँ पर सबसे जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है शंभू। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि शंभू जो है सो इस नाटक का सबसे प्रमुख पात्र है और इस शंभू पात्र के माध्यम से भी जो है सो कई दृश्यों में पानुरी जी ने हम लोगों को इस नाटक का उद्देश्य बताने का प्रयास किया है। शंभू जो है सो वो
वो एक नायक है या हीरो है, उसकी माँ है, उसका नाम है सुहागी। क्या नाम है? सुहागी। एक एक पात्र को बढ़िया से समझते जाइए दोस्तों। और इस नाटक को आप इस लिए मत पढ़िए कि आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, आप इस नाटक को एक तरह से जीने का प्रयास कीजिए। जीने का प्रयास कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस नाटक के एक पात्र बन जाइए ना, ठीक है। जैसे पिक्चर में चलता है एक नायक पक्ष एक खलनायक पक्ष में होता है, तो कुछ लोग इधर हो जाते हैं नायक हीरो की तरफ, कुछ जो है सो खलनायक की तरफ हो जाते हैं, और कुछ दर्शक बन जाते हैं, यानी देखने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दर्शक ना बने, आप जो है सो इस नाटक में जो है सो एक कोई पात्र को ले ले, चाहे नायक पक्ष की तरफ रहे या खलनायक पक्ष की तरफ, तो आपको जो है सो इस नाटक को समझने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। एक तरह से पानूरी जी के इस नाटक को जीवंत करने का प्रयास करते हैं हम लोग आज इस वीडियो में, और पूरा जो है सो बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। शंभू है, उसकी माँ है सुहागी, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, अभी नायक पक्ष की तरफ बात कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं। ग्रामीण में एक बाबा है, बाबा या बूढ़ा व्यक्ति जो है, जो एक कहानी बताते हैं किसके बारे में, वहाँ छोटी सी बताते हैं। नाती लिखा गया है या फिर गांव का एक लड़का, यानी बाबा जो है सो इस नाती या गांव के लड़के को जो है सो कहानी बताते हैं यहाँ पर। उसके बाद अन्य ग्रामीण जो है सो उसकी बात की गई है, ग्रामीण कह ले या फिर शोषित व्यक्ति कह ले, जिस पर जो है सो खलनायक जो है सो अपना शोषण करता है, वो व्यक्ति। उसमें आपका आता है एक श्रीपति, जादू, खेपा, समरी जो है सो स्त्री पात्र है, मंगला, और स्त्री पात्र में एक और है दमयंती, ठीक है। ये ग्रामीण पक्ष की तरफ से पात्र हैं, या फिर हम लोग ये कह लें कि नायक पक्ष की तरफ है, क्योंकि इनका जो भी कैरेक्टर निभाया गया है वो जो है सो नायक पक्ष की तरफ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अन्य पात्र में जो एक प्रमुख पात्र है वो है, उसका नाम है रतिराम, और एक है राधो। रतिराम राधो जो है, ये इनके पात्र जो है सो एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है शुरुआत में, जिन्होंने हमारे हीरो शंभू की बहुत मदद की, उसे आर्थिक रूप से सबल बनाने में उसकी सहायता उस वक्त की जब शंभू को सबसे ज़्यादा जो है सो मदद की आवश्यकता थी। बताएंगे दोस्तों, जब दृश्य यहाँ पर चलेगा सारा चीज़ जो है सो हम लोग बताएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे पर्दा खुला नाटक का, और हम लोग जो है सो बस उसमें नाटक अपना अपना रोल निभाते चले जा रहे हैं, और आसानी से जो है सो इस पूरे जो है सो नाटक को समझ लेंगे दोस्तों। ये हो गया नायक पक्ष का जो पात्र है सो, और भी इसमें पात्र है, अभी आएंगे हम लोग, ठीक है। खलनायक पक्ष में हम लोग आते हैं, तो खलनायक पक्ष में जो विलन है, मेन विलन गुंडा जो है, वो है कालू राम। क्या नाम है? कालू राम, ठीक है। पिक्चर में अगर खलनायक ना हो, गुंडा ना हो, तो उस पिक्चर का मज़ा ही क्या दोस्तों। तो यहाँ पर भी जो है सो खलनायक यानी गुंडा के रूप में कौन है? वो है कालू राम। अब कालू राम जो है सो जब एक खलनायक के रूप में है, तो उसके सहयोगी भी होंगे, उसके चेले चपाटे तो होंगे ही, और चेले चपाटे भी तो इतना भयंकर जो है सो उसका साथ देते हैं कि कहना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके चेले चपाटे में एक तो उसका मुंशी है, मुंशी हमेशा रहता है, जिसका नाम है फकीरा। क्या नाम है? फकीरा। यहाँ पर कालू राम उसको फैकरा कह के बुलाता है, फैकरा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो है सो लठैत जो है सो, जो हमेशा किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम अपने मालिक के आदेश पर जो करता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं लठैत। दो लठैत का नाम याद दिया गया, एक है सिंह जी और दूसरा है संतू, सिंह जी और संतू। उसके अलावा जो है सो उसका एक बेटा है, कालू राम का बेटा रोहन। इसका जो है रोहन का जो पात्र है इस पूरे नाटक में छोटा पात्र है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अंतिम में आएगा, इसके बारे में बताएंगे। हालांकि ये भी जो है सो अपने बाप से प्रताड़ित होके वो कहीं चला जाता है, घर चला जाता है, देखता है कि मेरा बाप जो है सो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वो उसकी प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं करता है और चला जाता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद एक और औरत है इसमें, उसका नाम है कर्मी। कर्मी जो है एक दलाल औरत होती है, दलाल औरत, और वो कालू राम का काम करती है, उसका साथ देती है, उसके गलत कामों में उसके एक तरह से पापों की भागीदार होती है। कौन? कर्मी। ये हो गया।
और भी अन्य पात्र, जैसा कि मैंने कहा, छोटे छोटे पात्र हैं जो कि यहाँ पर मुख्य रूप से शुरुआत में, कहानी के, नाटक के शुरुआत में जो है सो नहीं लिखा गया है। जैसे अगर नाम आएगा और भी बहुत सारा, तो कहीं पर मोहन का नाम आ जाएगा, उसके अलावा पंचानन बाबू का नाम आ जाएगा। एक और मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है, यहाँ पर एक धनी राम करके है, धनी राम, जो कि बीच में एक पात्र के रूप में आएंगे यहाँ पर, और जो है सो वो एक तरह से कालू राम का ही सहयोगी कह ले, या उसी की तरफ हम लोग बात करेंगे। छोटे छोटे पात्र बहुत सारे हैं तो वो आएंगे। ये सब जो है सो पात्रों की चर्चा हो गई। अब हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं इस नाटक को। और नाटक को एक ऐसे शुरुआत करते हैं कि जैसे आप सामने में बैठे हुए, या फिर उस पात्र में जो है सो आप जो है सो घुल मिल के आप अपना रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। और पर्दा खुलता है, और पर्दा खुलने के साथ जो है सो प्रथम दृश्य की शुरुआत होती है। पहला दृश्य वो है शंभू सबके सामने आता है, दर्शकों के सामने में। समझ जाइए दोस्तों कि पहले के नाटक जो होते थे ना, वो जो है सो चौपालों पर, गाँव में जो है सो अलग अलग जगह पर, वहाँ पर उसका मंचन होता था, और वहाँ पर लोग ग्रामीण वहाँ पर बैठ के बड़े चाव से वहाँ पर उस नाटक को देखते थे, उसको समझने का प्रयास करते थे। और वो नाटक बिल्कुल जो है सो सच्ची घटनाओं पर या फिर उनके जीवन से जुड़ी होती थी। वैसे ही यहाँ पर जब पहले दृश्य में जो है सो शंभू जब आता है सबके सामने में, मंच पर आता है, तो वो वहाँ पर क्या बोलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं शंभू हूँ, तो यहाँ पर आके जो है सो मैं कह रहा हूँ पहले दृश्य में कि वाह रे गरीबी, गरीबी का अभिशाप। गरीबी के बारे में वो बोलता है कि गरीबी का अभिशाप बहुत ही ख़राब है दोस्तों। गरीबी जो है सो वो इतनी ख़राब है कि लोग जो है सो गरीबों को इतना तुच्छ समझते हैं, इतना नीच समझते हैं कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। गरीबी जो है सो मनुष्य से क्या नहीं करवाती है। एक तरह से अगर आप गरीब है और बहुत तेज है, बहुत गुणवान है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप गरीब है। क्योंकि ये जो गरीबी का अभिशाप है, या ये जो गरीबी का जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप दिया हुआ है कि सांप का बिख झड़ सकता है, लेकिन गरीबी का बिख जो है सो नहीं झड़ सकता है। उसी तरह से बोलते हैं फिर कि गरीबी जो है सो मनुष्य से क्या नहीं करवाती है। ये जो है सो जवान व्यक्ति को असमय बूढ़ा कर देती है, सुंदरी अपना रूप बेच देती है, और अबोध बालक, छोटा बालक जो है सो उसको भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। ये गरीबी, ये है गरीबी का अभिशाप। गरीबी के साथ साथ जो है सो कुछ लोग जिसके पास पैसे आ जाते हैं, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, वो लोग जो है सो क्या करते हैं कि जैसे ही पैसा आता है तो खुद को भगवान समझने लगते हैं दोस्तों। अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि जिसका तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और वो जो है सो जो गरीब व्यक्ति, चाहे गुणवान हो या कोई भी है, उसको एकदम तुच्छ नीच समझते हैं, एकदम पैरों की जूती समझते हैं। ये शंभू कह रहा है गरीबी के बारे में। यानी कि जिस व्यक्ति के पास पैसे आ जाते हैं, वो तो सामने से जो है सो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी मदद कर रहा है या अपने आप को बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके दिल में जो है सो कुछ और रहता है। यानी उसका चरित्र जो है सो वो दो भाग में बढ़ जाता है, दिखाने का और दिखाने का और। जैसे हाथी के दांत कैसे होते हैं दोस्तों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उसी को जो है सो बताने का प्रयास यहाँ शंभू कर रहा है। और शंभू एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताता है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनाति कुता मनुष्य। यानी इस दोहरे चरित्र को, मनुष्य के इस दोहरे चरित्र को जो है सो भगवान यानी देव भी नहीं पहचान पाए, मनुष्य क्या पहचान पाएगा, ये बताने का प्रयास करें दोस्तों। उसके बाद शंभू ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान जो है सो इन्हीं लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि या इन्हीं लोगों का महत्व दुनिया में है। अगर ऐसा होता तो फिर मनुष्यों को, गरीब मनुष्य को भगवान क्यों पैदा करता, क्यों उसे पेट देता,
क्यों मुख देता। यही वजह है कि कभी कभी जो है सो बड़े घराने की सुंदरी जो है सो गरीब लेकिन स्वस्थ व्यक्ति जो है सो उसके साथ प्रेम करके अपना हृदय देके अपनी तृप्ति जो है सो प्राप्त करती है। इसमें भी जो है सो भगवान का कोई ना कोई साध है, कोई ना कोई जो है सो इसमें उसका रहस्य छुपा हुआ है। और चलिए हम लोग जानते हैं कि इसी रहस्य को, यानी एक तरह से जो है सो इसमें शंभू ने जो है सो गरीबी के बारे में बताया कि गरीबी का अभिशाप क्या है, और कुछ लोग जिसके पास पैसा आ जाता है वो लोग जो है सो कैसे इस समाज पर शोषण करने का काम करते हैं, लोगों को शोषित करते हैं, ये इस पहले दृश्य में बताया दोस्तों। तो पहला दृश्य जो है सो शंभू सामने आके मंच पर, और ये जो है सो श्रोताओं को जो वहाँ पर देख रहे हैं उन सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दृश्य की समाप्ति हो जाती है। मुख्य रूप से अब जो है सो यहाँ से नाटक की शुरुआत होती है दूसरे दृश्य के। दूसरे दृश्य में जो है सो आप देखिए दृश्य सामने है जहाँ पर सुहागी, सुहागी कौन, शंभू की माँ, शंभू की माँ, और शंभू जो है सो वहाँ पर बैठा हुआ है। अब शंभू की माँ जो है सो बोलती है कि बेटा तुमको इतना पढ़ाए लिखाए लेकिन सब बेकार। जब तुम्हारा होश नहीं था, 10 साल का था तुम, उस वक्त तुम्हारे पिताजी जो है सो गुजर गए। मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं खुद नहीं खाना खाई, लेकिन तुमको खाना खिला के बड़ा की। अपना सास ससुर का दिया हुआ ज़मीन जायदाद को बेचकर तुमको पढ़ाई, ताकि एक दिन तुम बड़ा होके एक मनुष्य बन सकोगे, लेकिन सब बेकार। ये कौन बोल रहा है, शंभू की माँ बोल रही है। तब शंभू बोलता है कि माँ, क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर में किसी तरह की कोई कमी है जो मुझे मनुष्य नहीं बनने देती है? क्या मैंने तुम्हारा कभी अपमान किया, या कभी मैंने वो कर्तव्य नहीं निभाया जो एक बेटे को माँ के प्रति निभाना था? ऐसा तो नहीं है माँ। तुम किस तरह के मनुष्य की बात कर रही हो दोस्त माँ, कि वैसा मनुष्य जो दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता है, दूसरों को मनुष्य नहीं समझता है। इस तरह के अगर मनुष्य को तुम मनुष्य कह रही है तो वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य होने के लिए प्यार चाहिए, दूसरे के प्रति प्रेम चाहिए, या फिर सम्मान चाहिए। अगर ये जो है सो प्रेम सम्मान का भाव जो है सो अगर किसी मनुष्य में नहीं है, तो समझिए कि मनुष्य और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, वो व्यक्ति जानवर के जैसा ही है। ये शंभू जो है सो अपनी माँ को बोल रहा है। इतना सब जो है सो जब उसकी माँ सुनती है तो वो बोलती है, देखो बेटा, मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम मनुष्य नहीं हो। मैं तो धन्य हूँ तुम्हारे जैसे बेटा को पाकर कि तुमने जो है सो हर तरह से अपने बेटे का फ़र्ज निभाया। लेकिन ये भी सच है बेटा कि ज़िंदगी चलाने के लिए जो है सो टाका की ज़रूरत पड़ती है। टाका यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। शंभू कहता है कि माँ, क्या मैं ये नहीं जानता हूँ कि ज़िंदगी चलाने के लिए टाका की ज़रूरत पड़ती है, यानी पैसों की ज़रूरत पड़ती है? और तुम ये बताओ कि टाका नहीं तो क्या मनुष्य का सम्मान नहीं, उसका मान नहीं या सम्मान नहीं? ऐसा नहीं है। फिर वो माँ बोलती है कि देखो बेटा, कि ये जो कोलियरी हम लोग के तरफ है, कोलियरी का एग्जाम्पल देती है झरिया, धनबाद, सिंदरी, माराफारी, ठीक है। तो इन सब का एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि इसमें लाखों व्यक्ति जो है सो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे लिए एक छोटी सी नौकरी नहीं है जो 50 टाका का नौकरी जो जिसमें तुम कमा सको या फिर अपना जीवन अच्छे से गुजार सको? तब शंभू बोलता है कि मैंने प्रयास तो बहुत किया माँ कि नौकरी लेने का, लेकिन यहाँ पर जितने भी कोलियरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब बाहरी बड़े बड़े अफसर जो है सो उन कोलियरी पर अपना स्वामित्व अजगर के रूप में जो है सो बन बैठे हैं, अपना कुंडली मार के। और ऐसा नहीं कि रिक्ति नहीं होती है, आदमी लोग जो है रिटायर्ड नहीं होते हैं, जगह खाली नहीं होता है, लेकिन वो लोग जो है अफसर लोग हैं, वो लोग पहले से ही अपने आदमी को सेट करके रखे हुए हैं और नंबर लगाए हुए रहते हैं। जैसे खाली होता है वही लोग जो है सो उसमें अपने आदमियों को भर देते हैं। तो हम लोगों को कहाँ से जगह मिलेगी?
बोलते कि हाँ ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी तुम प्रयास करो और जो है सो नौकरी पाने का यहाँ पर प्रयास करो। शंभू बोलता है कि सब कुछ यहाँ पर जो है सो हम लोगों का ही है, यहाँ पर झारखंड का ही है, लेकिन मजाल जो हम लोग यहाँ से एक टुकड़ा भी उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस दृश्य में भी जो है सो थोड़ा बहुत उद्देश्य का जो है सो हम लोग को पता चलता है। शंभू के माध्यम से वहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे जो है सो संसाधन जितने भी यहाँ के हैं वो हमारे हैं, लेकिन हम ही लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे इसका उपयोग कर रहे हैं। उसका स्वामित्व उनके हाथ में है और वो उसके मालिक बन बैठे हैं। यहाँ भी उद्देश्य का पता चलता है दोस्तों। उसके बाद शंभू बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि कहीं नौकरी मिलती है या कोई जुगाड़ लगता है, वो देखता है। यहाँ पर जो है सो आपका ये दूसरे दृश्य की जो है सो समाप्ति हो जाती है। ठीक है, शंभू के बारे में पता चला कि शंभू अभी जो है सो वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जो है सो वहाँ पर वो बेरोजगार है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। एक बात और बता देते हैं कि शंभू जो है सो बीए पढ़ा हुआ था। बीए मतलब स्नातक या ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास थी, उसने किया हुआ था, लेकिन फिर भी बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी यहाँ पर। तो ये नायक पक्ष के बारे में यहाँ पर बताया कि नायक पक्ष आखिर था क्या, ठीक है, उसके स्थिति के बारे में। अब आते हैं आपके इसके तीसरे दृश्य के ऊपर में, जो कि यहाँ पर देखिए मैंने चित्र बनाया, बाबा, बूढ़ा और नाती या लड़का है। यहाँ पर बाबा जो है यानी गांव का एक वृद्ध व्यक्ति है और सामने में जो है सो एक लड़का है गांव का। वो लड़का जो है सो उससे कुछ जानने की कोशिश करता है, एक तरह से कहानी भी। गांव में अक्सर जो है सो बूढ़ा लोग जो है सो कहानी ज़्यादा बताते हैं। कहानी इस रूप में कि देखिए जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, कोई काम उम नहीं रहता है, एक चौक चौराहे पर बैठ के वो अपने पुराने बातों को याद करते हैं, अपने ज़िंदगी का अनुभव जो है सो बताते हैं और जो उसके सामने रहेगा उसके सामने जो है सो वो लोग पूरी अपनी व्यथा को रख देते हैं। ये भी एक अलग तरह की बात होती है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है उनके पुराने ज़माने की बात सुनने में। अक्सर दादा दादी लोग अपना पोता पोती नात को लोग को जो है सो ये सब सुनाने का काम करते हैं और गांव में जो है सो वृद्ध व्यक्ति भी। और जब भी वो लोग बात करेंगे तो एक बात तो ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे हम लोग जो है सो अपना चूल यानी बाल नहीं पका दिए दोस्तों, यदि पका दिए है ना। तो यहाँ पर भी जो है सो ये बूढ़ा जो है सो बोलता है कि देख बाबू, तुम लोग तो आजकल हमको गिनबे नहीं करता है, यानी बूढ़ा लोग को। हम लोग ऐसे ही अपना बाल नहीं पका दिए, चूल नहीं पका दिए। हम लोग तो वो जानते हैं जो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं जान सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुतों को बनते देखा यानी उसका उन्नति देखा और बहुत लोगों को उजरते देखा, यानी बहुत लोगों को जो है सो बन के नीचे होते हुए या उसकी जो है सो एक तरह से उसे डूबते हुए भी देखा। यानी बहुत लोग बन गया और बहुत लोग उजर गया, एक तरह से ये बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बूढ़ा जब इस लड़के को बता रहा है, उसके बाद लड़का इससे पूछता है कि ठीक है बाबा, अब हमको ये बताइए कि कालू राम जो मेन विलन है, खलनायक, कि कालू राम इतना बड़ा कैसे बन गया। कालू राम तो जखन एलो है तखन तो बहुत ही एकदम फकीर टाइप के, नंगा एकदम, ओकर पास तो कपड़ो धपड़ो ना, एकदम भूखे प्यासे हलो एकदम। आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गलो। तो वहाँ पर बाबा बताते कि अरे यह बात तो तोरा हम बतावेल खोजो, यो सुना, थीर हो के सुना, यानी बढ़िया से सुना, एकदम आराम से सुना। और वो वहाँ पर बताते हैं। देखिए दूसरा दृश्य में देखिए कहानी को कितना, नाटक को कितना अच्छा सजाया गया है दोस्तों। इसको देखिए यहाँ पर कि शुरुआत में पहले नायक पक्ष के बारे में बताया गया कि नायक पक्ष क्या है या क्या था। अब अभी खलनायक पक्ष के बारे में बता रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक तरह से इनका परिचय दिया जा रहा है कि दोनों को आप जान लीजिए, क्योंकि बाकी जो है सो उधर एक्शन तो उधर होना है आगे के दृश्यों में, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि कौन क्या था, आगे क्या होगा, सो समझिए ना। तो नायक पक्ष के बारे में दूसरे दृश्य में, जिसमें शंभू के बारे में बताया गया, और यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति के माध्यम से पानूरी जी जो है सो हम लोग को बताना चाह रहे हैं किसके बारे में, कालू राम के बारे में। तो बूढ़ा व्यक्ति ये कहता है कि कालू राम जखन आयल हलो हमार गांव में, तखन जो है सो वो एकदम भूखे पेट, एकदम भूखे जो है सो गर्मी के दिन में, यानी गर्मी के दिन में वो पहुंचा
और वो जो है सो जिस वक्त पहुंचा, लू चल रही थी, तेज़ गर्म गर्म हवाएं चल रही थी, खाली पेट था, बदन पर कपड़े नहीं थे, और वो एक पेड़ के नीचे जो है सो आके वो जो है सो एक तरह से गिर जाता है या फिर बदहवास हो जाता है, वहाँ पर लू लग जाती है। गांव वाले लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़े, उसके जो है सो मुंह पर जो है सो पानी उनी थापे, उसको जो है खाने को दिए, उसको रहने को दिए, और महतो लोग जो इस गांव के थे उन्होंने उसे काम भी दिया। काम यहाँ पर कि ताकि तुम कमा सको और अपनी ज़िंदगी बढ़िया से चला सको। दोस्तों देखिए, एक बाहर का व्यक्ति जिसे यहाँ के लोग जो है सो ग्रामीण लोग जानते तक नहीं थे, बस एक मनुष्य के प्रेम भाव के हिसाब से जो है सो उन्होंने क्या किया, उसे खाना दिया, कपड़ा दिया और रहने का स्थान दिया, साथ ही साथ जो है सो काम करने का यानी व्यवसाय का जो है सो वो एक तरह से माध्यम भी उसे दिया। और व्यवसाय के रूप में उसने क्या दिया कि महतो लोग का जो जानवर होता था, गोरू होता था, उसको देखना होता था, उसे संभालना होता था गोरखिया के रूप में। आज भी गांव में जो है सो जो सारे जानवरों को चराने का काम करता है उसको हम लोग गोरखिया कहते हैं। तो उसे गोरखिया का काम दिया गया और उसके एवज में उसे पैसे भी मिलते थे, तो उसे काम भी मिल गया। अब जो है सो कालूराम पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन अब इस गांव में रहने लगा और एक तरह से गांववासी के रूप में जो है सो सब उसको स्वीकार कर लिया, अपना काम करने लगा। धीरे 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 3 बछर के बाद जो है 3 साल के बाद जो है सो वो क्या करने लगा, अपने काम में और वृद्धि किया। अब जो है सो महतो लोग सिर्फ उसे गोरखिया का काम नहीं बल्कि उसे अपने खेत में कुछ काम उम देते थे। तो वो क्या करता था कि दिन में जो है सो जानवरों को संभालता था गोरखिया के रूप में, और फिर रात में जो है सो उनके खेतों में मेड़ उड़ करने का काम बनिहार के रूप में, तो यानी कि मजदूर के रूप में करता था। यानी दिन में भी काम कर रहा है और रात में भी काम कर रहा है, मेहनती व्यक्ति था, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वो जो है सो अब दिन में भी पैसे कमा रहा है समझिए, और रात में भी पैसे कमा रहा है, तो उसके पास तो पैसे अच्छे खासे जमा हो जाएंगे। मेहनत कर रहा है व्यक्ति, इसमें कोई दो मत नहीं है, मेहनती व्यक्ति तो मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है। अकेली जान और उतना पैसा वो कमा रहा है, तो अब उसके पास तो पैसा होने लगा ज़्यादातर। अब क्या करने लगा, उन पैसों को वो जो है सो दिमाग लगाया, उन पैसों को सूद पर देने लगा। जिसको ज़रूरत है ले जाओ पैसा, और सूद पर जो भी आजकल चलता है ब्याज पर 5%, 10%, 20%, 100%, दुगना तिगुना उस पर वो देने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। एक तरह से पैसे कमाते कमाते और 5 साल बाद उसकी उन्नति ऐसे हो गई कि अब वो एक बड़ा दुकानदार बन गया, गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, पैसे अच्छे खासे हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो इतना बड़ा व्यक्ति हो गया था कि उस गांव में उतना बड़ा व्यक्ति कोई नहीं था, और पूरे गांव का स्वामित्व, पूरे गांव का जो है मालिक एक तरह से बन बैठा था, या एक लाइन में कहे कि पूरे गांव की चाबी काठी उसके हाथ में आ गई थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसको ज़रूरत पड़ता था वो उसके पास आता था पैसा उसा लेने के लिए, और उसके बाद जो है सो पैसा उसे देता था। लोग उसकी गुलामी एक तरह से करने लगे थे, उस पर डिपेंडेंट हो गए थे। ये हो गई बात। एक बाहरी व्यक्ति आए, यहाँ पर उन्होंने आश्रय दिया। जिन व्यक्तियों ने आश्रय दिया, अब वो व्यक्ति उसके गुलाम बन गया और वो मालिक बन गया यहाँ का। समझ रहे हैं उद्देश्य दोस्तों? हमारे झारखंड की स्थिति पर आज अगर हम नज़र डालें तो झारखंड में भी कुछ इसी तरह की स्थिति तो नहीं है। ये बताने का प्रयास पानुरी जी ने किया कि हमारा झारखंड, कुछ लोग आए यहाँ पर जो है सो उनको हम लोगों ने एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य जाति के रूप में प्रेम भाव से स्वीकार किया, और फिर वो जो है सो हमारे साथ रहते रहते पता चला कि वही हमारे मालिक बन बैठे और हम लोग उसके नौकर यानी गुलाम बन बैठे। यहाँ पर भी उद्देश्य का पता चलता है दोस्तों। तो ये है हमारा तीसरा दृश्य। यहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति ने जो है सो उस लड़के को बताया कि कैसे कालूराम जो है सो यहाँ पर आया और यहाँ के लोगों पर राज करने लगा, मालिक बन बैठा। अब आते हैं चौथे दृश्य पर। चौथा दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से है, यानी शंभू से है।
ठीक है, एक बार शंभू की बात हुई, दूसरा में कालूराम की बात हुई, अब फिर से शंभू अपनी माँ से वहाँ पर तो बात कर लिया, ठीक है मैं देखता हूँ कि कहीं मुझे नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। अब वो वहाँ से चला जाता है और वो बाहर निकलता है और रेलवे स्टेशन के आसपास जो है सो वहाँ पर वो घूम रहा था। घूमते घूमते जो है सो रात हो जाती है। अब सोचता है कि अब घर क्या जाऊं, जाके भी क्या फ़ायदा है, ठीक है। वो सोचता है कि आज रात जो है सो रेलवे स्टेशन पर ही गुजार लेता हूं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर गुजार लेता हूं तो वो फिर सोचता है कि रेलवे स्टेशन पर तो पुलिस होती है, वो मुझे तंग करेगी। वो इतना सोच रहा था कि पुलिस तो बाद में तंग करेगी, पहले तो मेरा पेट तंग कर रहा है, क्योंकि आज मैंने दिन भर से अपने पेट को कुछ दिया ही नहीं। बेचारा भूखे था, कुछ नहीं खाया था, सुबह से केवल पानी पी पी के था। देही जो है सो उसका यानी शरीर उसका जो है वो भूख से थर थर कर रहा था। अब सोच रहा था कि क्या खाऊं, कैसे खाऊं। वो सोचने लगा कि कुछ बेचने को भी नहीं है, पर्स में भी पैसे नहीं है। उसकी नज़र पड़ती है उसके कमीज में रखे गए पेन पर कि इस पेन को आज बेच देता हूँ। फिर वो अपने पेन को देखता है, बोलता है ये तो मेरा बहुत ही प्यारा पेन है, इस पेन से तो मैंने अपना बीए पास किया है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने इस पेन को नहीं बेचूंगा। वो ये सोचता है कि चलो आज भीख मांग लेता हूँ, किसी से मांग लेता हूँ, लेकिन पेन को नहीं बेचूंगा। इतना सोच रहा होता है, उस वक्त जो है सो आपके इस चौथे दृश्य की समाप्ति हो जाती है। इतना सोच रहा था। उसके बाद आता है पांचवा दृश्य, जो कि बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है, यानी यह सोच रहा था। उसके बाद पांचवा दृश्य शुरू होता है। सोचते सोचते जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ दुकान के सामने, एक छोटा दुकान के सामने दो व्यक्ति खड़े थे। दो व्यक्ति कौन सा, जिसको हम अन्य पात्र के रूप में यहाँ पर रखे हैं। एक का नाम है रतिराम और दूसरा है राधो, ठीक है। ये दो व्यक्ति जो है सो उस दुकान के सामने जो है सो खड़े थे। वहाँ पर जाके शंभू उसको बोलता है रात का समय है, और रात का समय में उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि साहब मेरा एक सवाल है, ठीक है। तो वो रतिराम और राधो, देखिए दोनों के वार्तालाप रतिराम और राधो का आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि रतिराम थोड़ा सा विनीत व्यक्ति यानी थोड़ा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और राधो जो है वो व्यवहारिक कह लें या फिर खड़ूस टाइप का व्यक्ति था वहाँ पर। तो जैसे ही यह बात जो है सो शंभू उसको कहता है कि साहब मेरा एक सवाल है, तो राधो बोलता है कि सवाल बवाल कुछ नहीं है ना। वो बोलता है कि सवाल बवाल कुछ नहीं, और तुमको शर्म नहीं आती है कि रात को तुम सवाल करते हुए, तुम जैसा हट्टा कट्टा आदमी रात में सवाल करते हुए शर्म नहीं आता तुमको। तब शंभू बोलता है कि शर्म तो आता था, संकोच भी होता था, लेकिन अब नहीं होता। कितनी बड़ी बात बोली दोस्तों। ये जो शुरुआत में शंभू ने जो मंच पर आकर कहा कि ये जो गरीबी, भूखमरी, ये सब जो है सो इंसान से क्या नहीं करवाती है, भीख मंगवा देती है, जवान को असमय बूढ़ा कर देती है, यानी उससे वो काम करवाती है जो उसके वक्त का होता ही नहीं है। शंभू बोलता शर्म तो आती थी, संकोच भी होता था, लाज भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है। यानी अब संकोच, शर्म, लाज ये सब खत्म हो गया। इस भूखे पेट ने जो है सो मुझे वो सब खत्म करने पर मजबूर कर दिया दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद जो है सो राधो जो है सो वो पूछता है कि तुम इसी शहर के हो क्या। शंभू बोलता है कि हाँ मैं इसी शहर का हूँ। फिर उसमें राधो जो है सो टोन कस के बोलता है इस शहर के लोग जो है ना बहुत ही कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है। कि आज अगर खाना मिला ना तो आज ही भर जो है सो देखेंगे और आज काम ही नहीं करेंगे, और अगले दिन के सोचेंगे ही नहीं, तो फिर भविष्य में जो है सो कौन जो है सो भोगेगा, कौन जो है सो है ना भविष्य का सोच भी नहीं करते, बस आज है, बस आज ही भर खा लिया, तो फिर कौन जो है सो आगे के बाद आगे क्या जो है सो तकलीफ़ को भोगेगा। ये बोलता है वहाँ पर। फिर भी बोलता है कि चलो तुम्हारे लिए हम एक काम दे देते हैं कि ये जो गठरी है, मेरा जो गठरी है, इसको लेके रेलवे स्टेशन जाना है और तुमको कुछ हम पैसे दे देंगे। हालांकि उस पैसे से मैं टिकट खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो है सो चलो ये काम कर देता हूँ, ठीक है। तो वो जो है सो
शंभू बोलता है शंभू ऐसा बात नहीं, गरीब था, भूख लगी हुई थी, लेकिन अपना स्वाभिमान वो बेचा नहीं था। वो बोलता है कि देखिए आपने जो है सो यहाँ पर के लोगों को भिखमंगा देखा है, लेकिन इस शहर में जो है सो मनुष्य भी रहते हैं। फिर बोलता है खैर छोड़िए हटाइए, मैं चलता हूँ, लेकिन साहब अगर आप मुझे 4 आने पहले दे देंगे ना तो मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरा शरीर जो है सो भूख से एकदम थर-थर कर रहा है। ये इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं पहले काम कर लूँ बाद में जो है सो ये करूँ, है ना। तो वो बोलता है कि 4 पैसे दे दूँगा, कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे ना, वहाँ पर बोल रहे हैं। तब शंभू बोलता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मतलब कि आपको मेरे पर यकीन नहीं है। खैर छोड़िए, चलिए मैं लेके चलता हूँ। जब ये वर्ड ओ माय गॉड सुनता है वो रतिराम, तो बोलता है लगता है तुम पढ़े लिखे हो क्या। शंभू बोलता है कि हाँ साहब, मैं बीए पढ़ा हूँ। बीए पढ़ना उस वक्त के बात है, ठीक है, उस वक्त बीए पढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी जिसने बीए पढ़ा, स्नातक की डिग्री उसके पास है, वो समाज पे एक प्रतिष्ठित अच्छा खासा व्यक्ति के रूप में गिना जाता था, एजुकेशन के रूप में आज भी गिना जाता है। ऐसा बात नहीं है जो आप ग्रेजुएट हो गए मतलब आप अच्छी तरह से शिक्षित हो गए, यानी आप में इतनी समझ आ गई कि आप समाज को बढ़िया से समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री ऐसी होती है दोस्तों कि वहाँ पर हमारे जो है सो जो सामाजिक प्रवृत्ति होती है शिक्षा के दृष्टिकोण में वो पूरी हो जाती है एक तरह से। तो जब वो सुनते हैं कि बीए पास है, तब रतिराम बोलता है एक काम करो, छोड़ो गठरी, चलो मेरे साथ। और वहाँ कहा जाता है कि रतिराम का एक स्कूल होता है, वो वहाँ पर पहुँच के शंभू को 200 रुपया देता है और बोलता है कि इस 200 रुपये को अपने घर भेज दो और तुम मेरे स्कूल में पढ़ाने का काम करो, और साथ ही साथ अभी तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं हुई है तो एक काम करो तुम स्कूल में ही रहो, और खाने की जहाँ तक बात है मैं होटल वाले को बोल देता हूँ और यहाँ पर रहो। यानी उस व्यक्ति ने उसे काम भी दिया, रहने की व्यवस्था भी की और खाने पीने की भी व्यवस्था की वहाँ पर, और वो शिक्षक के रूप में जो है सो शंभू वहाँ पर पढ़ाने लगा। यानी इस रतिराम ने शंभू की उस वक्त मदद की जब उसको काम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, है ना, क्योंकि अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए बुरे वक्त में जो है सो रतिराम ने उस शंभू की मदद की। और हम लोग जानते हैं कि बुरे वक्त में जो व्यक्ति हमारा साथ देता है उससे बड़ा साथी कोई नहीं है दोस्तों, ये बात हम सबको पता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है सो यहाँ पर 5वें दृश्य की समाप्ति हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों पक्ष के बारे में हम थोड़ा बहुत जान गए दोस्तों, कालूराम के बारे में और शंभू के बारे में जान गए। अब यहाँ पर से आगे के दृश्यों से पूरे नाटक का क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों। यहाँ पर इन 5 दृश्यों में पानुरी जी ने हम लोगों को एक परिचय दे दिया कि देखो ये सभी सब, बाकी अन्य पात्र जो है सो वो तो इस कहानी के एक कड़ी के रूप में है, लेकिन मुख्य पात्र में 2 ही है, एक नायक खलनायक, नायक शंभू और दूसरा खलनायक जो है सो वो है कालूराम। आगे आते हैं आपका 6ठा दृश्य। अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर कालूराम जो कि लोगों का शोषण करता था सूद लेके, उसका मुख्य काम जो है सो सूद का कारोबार ही था। क्वेश्चन में आ जाएगा कि कालूराम का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो उसका प्रमुख व्यवसाय जो है सो सूद बट्टा का ही काम था ये दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कालूराम जो है सो वो अपने संतू यानी कि उसका जो लठैत होता है उसको बोलता है अरे जाओ तो जरा मंगला के डाक है, तो यानी मंगला को बुला के आओ, बहुत दिन से उसको छोड़ दिए हैं और छोड़ देते हैं तो बहुत धधा जाता है। यानी मंगला ने जो है सो बहुत कुछ पैसा लिया था उसके पास से, तो उसको बुलाने के लिए अपना लठैत को बोलता है कि जाओ उसको बुला के लेते आओ, उसको बहुत दिन से छोड़ दिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा धधा गया है। संतू जो है सो उसका लठैत सुनता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है, उसको बुलाने के लिए चला जाता है। इसी बीच में ठीक जो है सो वहाँ पर प्रवेश होता है श्रीपति का। यहाँ देखिए श्रीपति जो है ये भी जो है सो एक ग्रामीण है और ये यहाँ पर आता है कालूराम के पास। क्यों आता है, यहाँ पर देखिए, श्रीपति जैसे ही आता है तो उसके बाद वो राम सलाम दुआ जो भी है वो करता है कालूराम के पास। कालूराम बोलता है कि अरे आज इधर कैसे, बहुत कम आना जाना होता है। बोलता है हाँ हुजूर, बहुत कम आना जाना होता है मालिक,
तो थोड़ा सा हमको कुछ ज़रूरत था, काम था। बोला क्या काम है? फिर वो जो है सो यहाँ पर दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। कालूराम पूछता है सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बोला हाँ सब ठीक ठाक है, यानी खेती बाड़ी चाषवास जो है सो सब ठीक है। भतीजा मेरा साथ में हमको कर देता है काम उम खेती बाड़ी। तब कालूराम उससे उसके आने का उद्देश्य पूछता है कि चल बताओ काहे लिए। तब वहाँ पर श्रीपति बोलता है कि मालिक थोड़े टाका चाहिए, टाका यानी पैसा चाहिए, है ना, भतीजा का विवाह करना है। भतीजा के विवाह के लिए जो है सो श्रीपति आता है उससे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। बोलता है यहाँ पर कालूराम का तो धंधा ही था पैसा देने का। बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं है, एकदम कोई ना, ये सब जो है सो नेक काम में मैं कोई बाधा विघ्न नहीं करूँगा, शुभ काम में कोई बाधा विघ्न नहीं करूँगा, जितना पैसा लेना है ले लो। इतना तो बोलता है। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा कुछ पुराना हिसाब किताब कुछ बचा हुआ है क्या? तब श्रीपति बोलता है नहीं मालिक, मेरा जितना पैसा था वो सब हम दे दिए, एकदम छेदाम वसूल कर दिए हैं, यानी पाई वसूल कर दिए हैं। कालूराम बोलता है कि पाई वसूल कर दिए, तुमको बोले थे कि एक खसिया लगेगा सो तुम दिए हो खसी, और तुम बोले थे कि अगर तुम खसिया नहीं दोगे तो तुम्हारा खाता चलते ही रहेगा। तब श्रीपति बोलता है नया मालिक ही नया पारबो हम हैं। तो उसी समय बोलिए कि हम नया पारबो खसिया देने के लिए, यानी पैसा भी दीजिए और खसी भी दीजिए, ठीक है। तो कालूराम बोलता है खसिया नहीं देवी, यही सब तो हमारा फायदा हुआ, बाकी कौन सी फायदा हुआ। लान रे फैकरा, अब वो जो है सो अपने मुंशी को बुलाता है, रे फैकरा लान तो 4-5 गो पेज लान, सादा पेज लान, और एक से टिप ले ले, टिप यानी कि अंगूठे का निशान ले ले कई जगह पेपर में, ठीक है, ले ले, और पैसा जो है सो जितना मांगो दे दे। उसके बाद यानी उसको जो है सो एक तरह से देखिए सब कुछ वो पैसा पे कर चुका था, लेकिन फिर भी उस पर अपना ऐसा अधिकार कि तुम मेरे अंडर में रहो, ये ना कि तुम मेरा चढ़ जाओ से, इस तरह से उसको हमेशा शोषित करने का काम। उसके बाद उससे जो है सो टिप ले के जो है सो वहाँ पर चला जाता है। और जाते समय जो है सो कालूराम ये बोलता है अच्छा बेटा तुम फंसा है, तुम पर तो बड़ी दिन से नज़र गड़ाए हुए थे। इस तरह की बात जो है सो कालूराम कहता है किसके बारे में? श्रीपति के बारे में। पैसा दे भी रहा है लेकिन उसकी नज़र जो है सो उसके और दूसरे चीज़ पर है। इतना खराब जो है सो शोषण करता हुआ कौन था? कालूराम था यहाँ पर। अब आते हैं, बात करते हैं 7वें दृश्य के। 7वां दृश्य उसी से जुड़ा हुआ है, कालूराम से। कालूराम जो है सो यहाँ पर आता है। कालूराम तो शुरू में आया था फकीर था, लोगों ने सहारा दिया, पैसा सूद पर लगाने लगा, बड़ा आदमी बन गया, अब उस गांव का मालिक बन बैठा। तो मालिक बन बैठा तो अब जो है सो यहाँ पर मुखिया का चुनाव होने वाला था। किस चीज़ का? मुखिया का। तो मुखिया का चुनाव होने वाला था। तो गांव के एक चौराहे पर जो है सो सब लोग वहाँ पर आसपास जमा होते हैं, और कालूराम बीच में खड़ा होकर वहाँ पर अपना जो है सो उम्मीदवारी पेश कर रहा है, अपना प्रचार प्रसार कर रहा है कि वो जो है सो मुखिया के पद पर जो है सो मुखिया के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है, और आप लोग जो है सो हमको जिताइएगा वोट दे के। वो ये कहता है कि मैं जो है सो सबसे बड़ा जो है सो उम्मीदवार हूँ, और एक तरह से आप लोगों की सेवा भी करता हूँ। आप लोग मेरे हाव भाव को भी जानते हैं, मेरे भी जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। और एक बात जान लीजिए कि जिसके ऊपर में लक्ष्मी माता की कृपा है या फिर भोले शंकर भगवान का जो है सो हाथ है, वही जो है सो लोगों की सेवा कर सकता है, प्रजा की सेवा कर सकता है। वो व्यक्ति क्या सेवा करेगा जिसके घर में चुटरी गिरता है, राम राम कहता है, यानी फकीर व्यक्ति अगर कोई है तो वो कहाँ से सेवा कर सकता है। कहने का मतलब वो अपने आप को बड़ा समझा रहा है कि मैं एक व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति हूँ और समाज की सेवा करूँगा, इसलिए आप लोग जो है सो मुझे मुखिया के रूप में मेरा चुनाव कीजिए, मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। वो उन लोगों को वोट मांग रहा है, लेकिन किस तरह से? अपनी समृद्धता दर्शा के कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, इसलिए तुम लोग मुझे वोट दो। और एक अगर गरीब व्यक्ति कोई खड़ा होगा तो वो खुद तो अपने आप को संभाल नहीं सकता है, तो दूसरों की सेवा क्या करेगा, ये बताने का प्रयास वो जो है सो वहाँ पर कर रहे हैं। उसी बीच में जो है सो एक भीड़ में से एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जादू। ठीक है, जादू ग्रामीण व्यक्ति हैं। वो अपने आप में मने मन कहता है कि कितने जो है सो उम्मीदवार, चाहे वो एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में, मुखिया के रूप में आए, किसने किसके लिए क्या किया? किसी ने किसी
गरीब व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया और सब ने अपनी अपनी जेबें भरी, यानी सब ने सिर्फ अपना ही हित देखा, दूसरे के हित से कोई मतलब नहीं है। और वो एकदम बिल्कुल सच बात बोला वो, ठीक है। ये हम लोग भी जानते हैं कि नेता लोग जो है सो सिर्फ जो है सो अपनी बात करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर जब करने की बात आती है तो फिर टाई टाई फिस, यानी यहाँ पर वही बात हो जाती है उस नेता लोग के साथ कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मालूम है ना दोस्तों, ये बात यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। ये हो गया हमारे 7वें दृश्य की समाप्ति। अब आते हैं बात 8वां दृश्य का, ठीक है। 8वां दृश्य में शंभू कहाँ पर है, तो शंभू जो है सो रतिराम के स्कूल में वहाँ पर शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। यही ना था दोस्तों, वही ना छोड़े थे शंभू को। तो शंभू जो है सो अब वहाँ पर काम कर रहा है। भेंट हो जाती है एक दिन रतिराम से, जिसने उसे वहाँ पर रखा था। रतिराम जो है बोलता है कि रात की बात करता है, पिछले रात के बारे में, कि पिछले रात में शंभू ने जो है कविता पढ़ी थी और शानदार कविता पढ़ी थी। रतिराम कहता है, वाह क्या तुमने कविता पढ़ी थी, तुम कविता भी लिखते हो, बहुत ही मज़ा आया, बहुत शानदार कविता लिखी थी। पढ़ा लिखा व्यक्ति था शंभू, ठीक है, कविता क्या बहुत कुछ कर सकता था। तो उसकी जो है सो तारीफ़ करता है शंभू की तारीफ़ करता है रतिराम। शंभू कहता है कि अच्छा हुआ साहब कि आप मिल गए, आपसे मुझे बात भी करनी थी। रतिराम कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। बोला कि मैं जो है सो अब ये नौकरी नहीं कर सकता। तो जब ये रतिराम सुनता है, बोला क्या बक रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। बोला कि हाँ साहब, क्योंकि अब मैं जो है सो इस नौकरी को इसलिए नहीं कर सकता हूँ, आपने तो मुझे बुरे वक्त में जो है सो मेरा साथ दिया, मुझे जो है सो एक काम दिया, लेकिन मेरा गांव जो है वो मुझे पुकार रहा है। मेरे गांव में बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं, शोषित व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल नीचे जो स्तर पर है और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए कोई नहीं है। रतिराम को बोल रहा है, मैं अपने गांव में जाऊंगा, अपने लोगों की सेवा करूंगा, उन्हें एक तरह से जागरूक करूंगा, उनके अधिकारों को बताऊंगा, या एक लाइन में कहें समाज सेवा करूंगा उन लोगों को, और वहीं मैं खुश रहूंगा। जब इन सब शुद्ध विचारों को, अच्छे विचारों को रतिराम बोलता है, तो रतिराम भी उसको कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा, तुम जो चाहो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, जाके कर सकते हो। यहाँ पर जो है सो एक तरह से उसका लीडरशिप का, शंभू का लीडरशिप का जो व्यक्तित्व का जो निखार है वो सामने आ रहा है दोस्तों, कि अब वो करना क्या चाहता है, नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश करने का काम वो करने लगता है, या करने की कोशिश करता है एक तरह से लीडरशिप के रूप में। वहाँ से वो जो है सो नौकरी छोड़ के वो चला आता है दोस्तों। यहाँ पर इस दृश्य की समाप्ति हो जाती है 8वें दृश्य की। 9वां दृश्य है, ये एक विदूषक है। विदूषक कहने का अर्थ दोस्तों, पिक्चर जब हम लोग देखते हैं, पिक्चर देखते देखते देख रहे हीरो और उधर से विलन का फाइट चल रहा है, और ये वो बहुत सारा चीज़ चलते चलते कभी कभार बीच में बोर हो जाते हैं, तो कॉमेडियंस आते हैं, और कॉमेडियंस आते हैं तो वो हम लोग को हंसाने का काम करते हैं थोड़ा सा। तो उसी प्रकार यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर हम लोग इतना पूरा जो है सो 8 दृश्य तक देख लिए, तो थोड़ा लगा ना कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा हंस लेते हैं। तो हंसने के रूप में यहाँ पर पानुरी जी ने 9वां दृश्य दिया हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति है, 2 पात्र हैं। एक है चुटरा का बाप और दूसरा है चुटरी की माँ। चुटरी जो है सो उनके बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चे के हिसाब से जो उसका बाप है तो चुटरा का बाप हो गया, चुटरी है लड़की तो उसकी माँ हो गई चुटरी की माँ। तो ये दोनों है चुटरा का बाप और चुटरी माँ। यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हंसी मजाक के रूप में, ठीक है। यहाँ पर इसको एकदम कॉमेडी के तौर पर लीजिए। चुटरा का बाप कहता है, चुटरा का बाप किसी ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करता था, लेकिन उसकी प्रोन्नति हो गई, यानी प्रमोशन हो गया, और वो अब साहब बन गया। तो सब ऑफिस में अब उसको साहब कहने लगे, ठीक है। और जब साहब कहने लगे तो वो घर आता है और वो बोलता है अपनी पत्नी को, देख चुटरी माए, अब तू हमरा साहब मत कहूँ जी, अब जो है सो तू हमरा चुटरा का बाप मत कहूँ, अब तोरा कहो पर तो हमरा साहेब, क्या कहबो तो साहेब। और हाँ, हम तोरा जो है सो चुटरी के माय ना कहबो, बल्कि तोरा कहबो मेम साहब। तो वो उसकी पत्नी बोलती है, हम मेम साहब कैसे बनेंगे। बोलता है कि मेम साहब बने वास्ते तोरा ऊंचा एड़ी के चप्पल पहनो पड़तो, हाथ में जो है सो एक तरह से हाथ में पर्स लियो पड़तो,
गाल में जो है सो पाउडर थोपे पड़ता और होंठ रांगे पड़ता, होंठ में लिपस्टिक लगा हुआ पड़ता। मतलब होंठ में लिपस्टिक की लिपस्टिक कौन सी हुआ है? मतलब लिपस्टिक मतलब है होंठ को रांगना। तो उसकी जो देहाती पत्नी बोलती ओ लगता है आलता। आलता समझ में दोस्तों, है ना, लगाने वाला, पैरों में लगाने वाला आलता। बोलता आलता है। बोले अरे बेवकूफ़, तुम्हारा खानदान का आदमी लोग जो है सो ये सब कुछ नहीं सुना होगा न देखा होगा। अब किसी पत्नी को उसके खानदान के बारे में, उसके बाप के बारे में, भाई के बारे में बोलिएगा तो वहाँ महाभारत तो हो भी करेगा। दोनों महाभारत छिड़ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं एक तरह से वहाँ पर। और वहाँ पर जो है सो पति पत्नी के बीच में जो नोक झोंक होती है वो पिक्चर में जैसे है ना, कॉमेडियन करते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। यहीं पर इस दृश्य की समाप्ति हो जाती है। कोई खास दृश्य नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग बीच में हंस लेते हैं, उधर जितना समझे ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आगे आते हैं 10वां दृश्य। अब 10वां दृश्य में जो है सो यहाँ पर शंभू ने नौकरी छोड़ दी। कहाँ पर? रतिराम के स्कूल से। वहाँ से छोड़ के जब वो अपने गांव आता है तो गांव में अपने माँ से मिलता है और माँ को बताता है कि माँ अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। उसकी माँ का नाम क्या था? सुहागी। वो बोलता है कि माँ अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं यहीं पर रह के लोगों का समाज के बारे में सोचने का काम, या फिर उसका जो है सो विकास करने का काम, या सामाजिक का काम, उनकी सेवा का काम करूँगा सामाजिक कार्य के रूप में। उसकी माँ कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी अपने बच्चे की विलक्षण प्रतिभा को, समझती थी। बोलती कि बेटा तुमको जो करना है करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस दृश्य में इतना ही है दोस्तों। यानी यहाँ पर उसकी माँ जो है सो उसको इजाज़त दे देती है कि तुम जो भी करोगे ठीक करोगे और अच्छा ही काम करोगे, करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोत्साहित करती है। 10वां दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सो समाज सेवा जो है सो जब करने लगता है, यहाँ से शंभू समाज सेवा पूरा स्टार्ट कर देता है। और पूरा समाज यानी गाँव में जो है सो हर एक तरह का काम जो है वो करने लगता है। किसी की मदद करना हो, कोई बीमार पड़ा है तो उसकी मदद कर रहे हैं, या फिर अगर शादी ब्याह हो रहा है तो वहाँ पर, यानी पूरा जो है सो समाज में, गांव में जो है सो अपनी पकड़ बना लेता है वो। और क्यों ना पकड़ बनाए, सबकी मदद कर रहा है तो सब उसकी वाहवाही करेंगे, कोई भी करेगा। आप भी अगर अपने जो है सो गांव में और खूब सारा इस तरह का काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आपका भी जो है सो जय जयकार होगा। वैसे यहाँ पर शंभू जो है सो करने लगता है और शंभू की पहुँच, शंभू का जो है सो नाम पूरे गाँव में जो है सो फैल जाता है और अच्छा जो है सो सब कोई कहते हैं। वही 11 में देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, खेपा उसका नाम, ग्रामीण व्यक्ति है, खेपा, यहाँ पर मैंने लिखा है खेपा। तो ये जो है सो शंभू की तारीफ करते हैं कि वाह बेटा तुम क्या कर दिया गांव में उतना वो जागरूकता फैला कि तुम्हारे जैसा बेटा जिसको भी मिलेगा ना वो जो है सो अपने आप को भाग्यशाली ही महसूस करेगा। उसने 2-4 काम गिनाए उसके कि क्या तुमने काम किया है कि रमुआ की बहू, रमुआ की जो पत्नी होती है वो बीमार थी, ठीक है, और रमुआ जो कोई ग्रामीण है उसका जो पत्नी बीमार था, उसके बीमारी में जो है सो तुम रात भर उसकी सेवा की, दवा भी खुद पिलाए और एकदम आना जाना पूरा एकदम लगे रहे, उसका पूरा सेवा शुश्रूषा किया तुमने। फिर दूसरा एग्जाम्पल देता है कि गांव में जो लड़की लोग हैं, बच्चियां जो है, उन सबको तुमने सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखा दिया, उनको आत्मनिर्भर किया। उसके अलावा और एग्जाम्पल देता है कि बूढ़ों को जो है सो उसको तुमने पढ़ाने का प्रयास किया और उसको पढ़ने लिखने के लिए सब अब गांव का बूढ़ा पढ़ने लगा है। एक और चौथा जो है सो एक बहुत बड़ा काम उसको बताता है कि देखिए सोमरा का जो है सो अभी हाल ही में जो है सो निधन हो गया। सोमरा एक वृद्ध व्यक्ति था और उसका जो है सो निधन हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज के हिसाब से जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक भोज जो है सो भोज का जो है सो प्रोग्राम चलता है जिसमें अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। जिस गरीब के पास पैसे नहीं रहते हैं तो वो उसे कहीं से भी जुगाड़ करके लाना है, लेकिन उसको वो प्रोग्राम करना है। तो उसमें जो है सो शंभू जो है सो गांव वाला लोग तो एकदम मुंह पजाए हुआ था कि खैबे करेंगे, है ना, वो जो है सो उसका भोज तो खैबे करेंगे। तो शंभू बोलता है बूढ़ा व्यक्ति है, पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या खेत बेच के जो है सो उसके बाद जो है सो तुम लोग का भोज कैसे करेगा, कुछ नहीं होगा भोज तो। यानी कि वहाँ पर जो है सो गाँव वाले इनको डांट देता है, फटकार देता है, ठीक है, यहाँ पर एक सामाजिक काम के तौर पर। तो उसकी तारीफ जो है सो वो खेपा करता है कि वाह बेटा तुमने जो है सो कमाल कर दिया, गांव में एक तरह से कमाल कर दिया, जागरूकता फैला दिया, वहाँ पर पूरे गांव में जागरूकता फैला दिया, लोगों को उसके अधिकार को बताने लगा। और शंभू की छाप जो है सो एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में, एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उस गाँव में हो जाती है। दोस्तों प्रभावशाली इतना कहने का अर्थ है
कि अब गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती थी, किसी तरह की तकलीफ़ होती थी, सहायता की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो शंभू के पास आते थे। इसी को अगले दृश्य में दिखाया गया है, 12 नंबर दृश्य में दोस्तों। यहाँ पर शंभू के पास आता है एक महिला जिसका नाम है समरी। ये जो समरी महिला है ये विधवा औरत थी। यहाँ पर बात करते हैं कि समरी जो है सो जब उसके पति की मृत्यु हो गई, तो जब पति की मृत्यु होगी तो फिर वही भोज वाली बात हो गई, तो कि सब गांव वाले लोग को भोज खिलाना है। अब भोज खिलाने के लिए वो गरीब है, कहाँ से पैसे लाएंगे? तो उसने क्या किया, अपना एक खेत था, 30 मन का खेत, 30 मन। पहले जो है ना खेत में जब उपज होती थी ना, तो उपज के हिसाब से खेत का नाम रखा गया। एक खेतवा 30 मन के को, वो 20 मन के हो, 5 मन के हो, इस तरह से नाम रखा जाता था। तो 30 मन का जो खेत था उसको जो है सो वो कालू राम को दे देती है 7 साल के लिए। चाहे उसको आप लीज पर कहे या रहन के रूप में, गाँव में रहन भी होता था कि जैसे अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो किसी को दे दिया कि चल खेत जो है तुम 7 साल के लिए, 5 साल के लिए रख लो और तुम उस पर जो है सो अपना उपज करो, उसका जो भी उपज होगा तुम रखना, और उसके बाद फिर वो जितना टाइम के लिए दिए हैं फिर हमको वापस कर देना। ऐसा गांव में अक्सर होता है। हम लोग इसको रहन भी बोलते हैं, लीज भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको देते हैं वो कालू राम को 7 साल के लिए, और उस पैसे से जो है सो जो पैसे उसे वो कालू राम देता है, उससे गाँव वालों का भोज कराता है। लेकिन 7 साल क्या, अब 10 साल बीत गया। और 10 साल बीत जाने के बाद अब तो कालू राम को वो खेत लौटा देना चाहिए था, लेकिन कालू राम कालुए राम था, है ना। वो तो गुंडा है, कैसे लौटा देगा तो गुंडा किस काम का भाई, खलनायक किस काम का, तो वो नहीं लौटाता है। बोलता देखना 10 साल से हो गए बाबू, खेतवा नहीं लौटाया, और वो अपना आंचल में मुँह छिपा के जो है सो रोने लगती है। कौन? समरी जब रोने लगती तो शंभू बोलता है अच्छा ठीक, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है जो तुम, हम देखते हैं और समझते हैं बढ़िया से, और हम इस कालू राम को सिखाते हैं। उसके बाद वहाँ उसको वो भेज देता है, कुछ नहीं। अब इधर तो शंभू के साथ इतना सारा बात, प्रभावशाली व्यक्ति बन गया, सबकी समस्याओं का हल कर रहे हैं, और उधर से कालू राम तो सबको अत्याचार किए जा रहा था, ठीक है। शुरू में जो है सो कालू राम स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पर कि जब वो अपने लठैत को बोलता है, कह रहे जो मंगला के बुला के ले आओ, और उसी समय जो है सो कौन आता है, श्रीपति आता है, मंगला को बुलाने के लिए भेजा था। अब मंगला आ जाता है अगले दृश्य में, ठीक है। कालू राम 13 नंबर दृश्य जो है सो कालू राम यहाँ पर जो है सो उसका मंगला जो आता है, अपना लठैत को जो भेजा था कि जब मंगला बुला के आओ, इन लोग को बड़ी दिन से छोड़ दिए हैं पैसा से के, तो बहुत धधा गया है। तो जब मंगला आता है यहाँ पर उससे मिलने के लिए, इस दृश्य में वो बात है। मंगला जब आता है कालू राम के पास, उसके बाद बोलता है, प्रणाम पाती होता है। मंगला बोलता है कि हुजूर इस साल नया पारबो पैसा दिए ले, इस साल जो है सो हमारे खेता हो जो है से एकदम उतना अच्छा खेती भी नहीं हुआ, और जो हुआ उसको चोर काट लिया। पहले ऐसा होता था दोस्तों कि खड़ी फसल है, रात को पता चला कि कोई काट के ले गया उसको, ठीक है। और इसलिए जो है सो किसान लोग रात भर उसकी ओगरी करते थे। जब फसल हो जाता था ना, अनाज हो जाता था और वो खड़ी रहती थी खेत में, तो उसको वहाँ वो लोग उगरते थे, उसकी रक्षा करते थे तब तक जब तक कि घर में वो नहीं आ जाए, तो वो करते थे। बोलता है कि चोरवन काट के ले गलथुन, अरे एक बेटा लो जरा पढ़े लियो लिखे लियो, नौकरियों भी उपा ललको, लेकिन शादी करलक बाद बदल गलो। बहू भी होकर जो है सो यहाँ, मतलब बहू जो है उसका वो भी यहाँ नहीं रहने खोजती है, और बेटा भी जो है सो ससुराल के मुंह देखो लगल। यानी उसका बेटा जो है सो एक तरह से घर जवैया के जैसा हो गया वहाँ पर, और वही रहने लगा। वही बोलता पढ़ाए लिखे से कोई फ़ायदा ना होलो अपन बेटा के, सो मालिक हम ना पारबो, बड़ी अभी हमार तकलीफ़ चल रहा, फसल वो ठीक ना होलो, और बेटवो जो है सो धोखा दे दो ये बात। अब कालू राम बोलता है कि ये सब हम नहीं सुनेंगे, इतना दिन से तुमरा सुन रहे, ये सब हम पागल है काम, यही सब सुन रहेंगे तब तो हमारा नुकसान हो जाएगा सबका, ये सब सुनेंगे तो उसके बाद बोलता है वो कालू राम अपना लठैत संतू और श्री सिंह जो 2 लठैत था, उसको बोलता है अरे देखो पैसा देगा तो ठीक है, और नहीं तो कल जाके घर जाओ इसका, और गोरू बारू जितना भी है जो भी है जानवर उनवर सब खोल खाल के लेते आओ, तो यहाँ पर इसको समझ में आ जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगा। अब जो है सो मंगला सुनता है कि मेरा सब गोरू उरू जो है सो ले आएगा, तो वो बोलता नए मालिक, वो जो है सो गिड़गिड़ाने लगता है उसके पास। अब गिड़गिड़ाने लगता है तो कालू राम अपना रूप पर आ जाता है।
अरे पकड़ इसको, एकदम धक्के मार के यहाँ से भागा, निकालो तो बाहर इसको यहाँ से। ठीक है, इन लोग का यही नौटंकी हो गया, पैसा ले लेता है, पैसा देने के टाइम में पैसा नहीं देता है और अभी ऐसा कर रहा है। उसके बाद वो लोग जब संतू और श्री सिंह जो है उसका लठा है तो उसको जब उधर ले जाते हैं, पकड़ के ले जाने लगते हैं, तब मंगला जो है सो पूरा अपना आँख दिखाने लगता है, एकदम लाल लाल आँख के करके गुस्सा से। और उसके बाद बोलता है सूद पर सूद, सूद पर सूद, खाली तुम्हारा सूद पर सूद देते जा रहे हैं, आज तक देते जा रहे हैं, आज तक तुम्हारा पेटे नहीं भरा है और मेरा पैसा आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा बाप पैसा लिया था, उसके बाद भी जो है सो उसको चुकाते चुकाते आज तक तुम्हारे पैसे नहीं ख़त्म हुआ है, इतना तुम्हारा खाली खाली सूद पर सूद तुम लेते जा रहे हो। और अंतिम में जाते समय जो है सो वो एक चेतावनी देता है, कौन? मंगला कालू राम को। मंगला ये कहता है कि कालू राम, शंभू के नाम सुन ली है कि नहीं, शंभुआ का नाम सुन ली कि नहीं, पता चल जीतो। अब देखिए दोस्तों, इस वाक्य से ये पता चलता है कि उस वक्त तक शंभू का प्रभाव उस गांव में कितना ज़्यादा हो चुका था। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में शंभू उभर कर सामने आया था, लीड कर रहा था पूरे गांव को। तो वो जो है सो मंगला बोलता है कि सुन लिया है ना नाम, तो पता चल जीतो इतना। यहाँ पर जो है सो 13वें दृश्य की समाप्ति हो जाती है। आगे आते हैं 14 दृश्य पर, 14 नंबर दृश्य पर। 14 नंबर दृश्य जो है सो वही समरी जो अपने 30 मन का खेत का जो प्रॉब्लम लेके आई थी शंभू के पास, वो जो है सो यहाँ पर वो लोग अब आता है यहाँ पर, क्योंकि चूँकि वो शंभू के पास आई थी प्रॉब्लम लेके, तो अब तो उसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर कालू राम के पास जो है सो समरी पहले आती है। पहले समरी अंदर में प्रवेश करती है और जैसे समरी अंदर में प्रवेश करती है उसके बाद जो है सो कालू राम को कहती है कि मेरा जो खेत था वो तुम मेरे हमको वापस कर दो। तो कालू राम बोलता है, कालू राम जानते हैं ना, गुंडा था, बोला तोर खेत? कौन खेत हो तोर? वो तोर खेत कहाँ हमार हो, तू तो ओकरा बेच दिले, वो तो अब हमार हो, कोई खेत उतना मिलता, समझ लें। जिस टाइम पति मर लो, भोज के समय पैसा ना लो और तू जो कचहरी में पैसा गिन ली, उस टाइम बड़ी मजा ले लो पैसा गिनने के लिए, वो सब हमार खेत हो गलो है, चल भाग यहाँ से, ना मिलता कोई खेत उत, उसको वहाँ पर फटकार के उसको भगाने लगता है, चल भाग यहाँ से। ठीक उसी समय जो है सो शंभू की एंट्री होती है हीरो के रूप में। अब वो बोलता है कि कालू राम चाचा केकरा भगेले हैं, कि किसको भगा रहे हैं कालू राम? चाचा का उपाधि देके वो बोलता है कि किसको भगा रहे हैं कालू राम चाचा? उस व्यक्ति को जिसकी 7 पुश्त यहाँ पर जो है सो जन्म ली और यहाँ पर जो है सो अपना पूरा जीवन गुजार दी इसी धरती पर, और उसको तुम भगा रहे हो। तो वहाँ पर जो है सो अब कालू राम बोलता है, ओ तो एकर पीछे तू ही, तबे हम सोचलियो कि आज सिंह के आगे कुकुर कैसे भूखले हो। ये बात बोलता है कालू राम कि अच्छा एकर पीछे तू ही छिपल, तबे जो है सो ये कुकुरा हमारे सिंह पर जो है सो मतलब अपने आप को सिंह बोलते हुए कि आज ये भूखले हो हमारे पर। फिर वो बोलता है, चूँकि कालू राम जानता था कि इसका जो प्रभाव कितना हो गया गांव में, वो बोलता है कि अरे ये पगली है रे, ये समरी पगली है और तू ये पगली के पीछे तू काहे पगला है, कालू राम कहता है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर शंभू बोलता है नहीं आपको तो जो है सो वो जो ज़मीन है इसको देना पड़ेगा। बोला कौन ज़मीन? वो तो हम ले लिए। अरे मेरे पास पक्का दलील है, कागज पक्का दलील है, टेंशन मत लो। अरे ये चुनाव ख़त्म होने दो ना, उसके बाद ये पूरा जो है सो तुमको हम बढ़िया से दिखा देंगे, फरे फर दिखा देंगे कि मेरे पास इसका है कि नहीं। वहाँ पर जब सुनता है शंभू बोला अच्छा ठीक है आप दिखाइएगा, लेकिन अब वहाँ से जाने लगता है शंभू कि चलो तुम्हारे पास कागज़ दिखाएगा ना, प्रूफ है ना तो दिखाएगा। बोलता है कि ठीक है, लेकिन एक बात तो है कालू चचा की ज़मीन तो तोरा छोड़े पड़ता हूँ। वो ये भी जो है सो शंभू जाते समय जो है सो उसको ये धीरा देता है कि चाहे कुछ हो लेकिन तोरा ज़मीन तो छोड़े पाता हूँ। यहाँ पर जो है सो इस दृश्य की यानी 14वें दृश्य की समाप्ति हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 15 नंबर दृश्य की। 15 नंबर दृश्य जो है सो यहाँ पर कालू राम अपने घर में है और एक नया व्यक्ति जो मैंने यहाँ पर लिखा था धनी राम, धनी राम आता है। धनी राम कौन, पहले इसको जान लीजिए। धनी राम जो है सो इस वक्त जो है सो यहाँ पर ये जो दौर चल रहा था उस वक्त वो झारखंड आंदोलन का दौर चल रहा था दोस्तों। झारखंड को अलग करने की मांग को लेकर जितने आंदोलन चल रहे थे, जिसमें कई पार्टियां सक्रिय थी,
यहाँ पर दिखाया गया कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार था जिसका नाम पंचानन बाबू के रूप में है। यहाँ पर पंचानन बाबू का जो है सो एक सभा होने वाला था पिपरा टाणी में, पिपरा टाणी जो है कोई जगह है वहाँ पर होने वाला था। तो ये धनी राम जो है सो वहाँ पर आता है और वो जो धनी राम उन्हीं के पार्टी का एक सदस्य के रूप में, उम्मीदवार के रूप में ये था। यहाँ पर वो आता है, जैसे आता है तो कालूराम बोलता है अपने कि अरे चाय बनाओ और ज़रा पंचायत भवन के एथी खोलो, तो ताला खोलो और चाय बनाओ एकदम कचकचा के, अगर मैं जो है चाय पत्ती और तेज पत्ता दे दे एकदम कड़ा चाय बनाओ। तो धनी राम बोलता नहीं नहीं वो सब मत करो, कुछ मत करो, बस हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं, नहीं तो फिर तुम बोलता कि इधर हम आए और तुमसे मिले नहीं। दोनों एक दूसरे को जानते थे यहाँ पर, ठीक है। फिर वो बोलता है कि तुम तो जानते हो कि मैं इसी थाना का जो है सो निवासी हूँ और खड़ा हुआ हूँ उम्मीदवार के रूप में, तो तुम हमको सपोर्ट करना, ठीक है। इसमें जो है सो वहाँ पर कालूराम का जो लठैत संतू होता है वो बोलता है कि धनीराम ये बोल के गया है कि वहाँ पर जो है सो पंचानन बाबू का जो है सो मीटिंग चल रहा है, सो आपको जाना है, 1 बजे गाड़ी आएगी और इस गाड़ी में आपको जाना है। तो कालूराम बोलता है कि वहाँ पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है, पुलिस प्रशासन परमिट सब कुछ उसी का है, मन तो नहीं करता है जाने का लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, वो जो है सो कालूराम बोलता है। यहाँ पर इस दृश्य की समाप्ति हो जाती है 15वें दृश्य की। अब आते हैं, बात करते हैं 16 दृश्य के। तो 16 दृश्य जो है वो भी वहाँ पर जो है सो वही विदूषक वाला हो गया, यानी कॉमेडी वाला हो गया। यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों, ये 9वां दृश्य और 16 दृश्य ये दोनों जो है सो इस नाटक में जो है सो आपको हंसाने का काम कर रहा है कॉमेडी के रूप में। यहाँ पर भी चुटरा बाप चुटरी माई जो है सो दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उनके बच्चे चुटरा और चुटरी है वो भी मज़े लेके यहाँ पर सुनते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर चुटरा बाप जैसे ही अपनी पत्नी को चुटरी माई बोलती है तो उसकी जो बेटी होता है फिर चुटरी माई बोलती है, तो बोलता है कि अच्छा गलती हो गया मेम साहब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो मेम साहब, उसके बाद जो है सो यहाँ पर बात होता है कि उसके बच्चे बोलते हैं कि देखो अब जो है सो हम लोगों को अपने बच्चों को चुटरा चुटरी डेमरा डेमरी ये सब नहीं बोलना है, बल्कि बोलना है बेबी के साथ साथ हम लोग को बोला है बच्चों को चिंटू मिंटू पिंटू चिंटू या एटसेट्रा ये सब जो है सो बोलने का यहाँ पर वो जो है सो बोलता है। फिर वहाँ पर जो है सो उनके बच्चे भी जो है सो खूब मज़ा लेते हैं, ठीक है। और उसका जो बेटा होता है कि हाँ ठीक है तो बोल रहे हैं पापा, अब हम लोग को भात नहीं बल्कि चावल बोलना होगा, रोटी को ब्रेड बोलना होगा, अपनी बहन की तरफ देख के इशारा करके रोटी को जो है सो ब्रेड बोलना पड़ेगा, और तुमको जो है ना मम्मी हम लोग बोलेंगे, मम्मी बोलता है कि मम्मी की मामी, बोलता है कि नहीं मामी तो मोटकी बहनिया के जो है सो मामी हम लोग बोलेंगे, मतलब मोटकी बहनिया की मामी। बोला कि हाँ यही सब तो है, और बोलता है कि और तो उसकी पत्नी जो है सो उसी में व्यंग के भाव से बोलते हैं कि और बहनिया के भोजी बोला जाता है का, ऐसे कुछ बोलते हैं कि बहनिया के भोजी बोला जाएगा क्या। तो उसमें जो है सो चुटरक बाप गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं देखो चुटरी माँ जो है ये सब जो है सो मजाक हमरा पसंद नहीं है, अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलता है और हम लोग को भी इसी तरह से बोलना है, अब तुमको बोलना है आई एम ए मैन, इस तरह से बोलना आई एम ए मैन। ये जब बोल रहा होता है उसी समय जो है सो दमयंती का प्रवेश होता है। दमयंती यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दमयंती को दिखाया। दमयंती एक युवती होती है, एक महिला है जो कि शिक्षित महिला के रूप में है। तो वो वहाँ पर प्रवेश होती है और वो बोलती है, जैसे ही चुटरा अकबर बोलता है बोलो आई एम ए मैन, तो उधर से प्रवेश होते बोलती है कि नहीं आप एक गधा है, समझे ना। वहाँ पर उसके बात का जो है सो व्यंग के रूप में कटाक्ष करती है कि नहीं आप एक गधा है। अब जो चुटरी की माँ जैसे ही दमयंती बोलती है कि देखा यह सभी करे तो ऐसे तू ही संभाला, अब हमारे से तो बर्दाश्त ना हुआ, तू ही संभाला। और फिर जो है सो चुटरी की माँ वहाँ से चली जाती है। जब चली जाती है तो चुटरा का बाप जो है सो वो दमयंती को बोलता है कि कैसा है, सब ठीक ठाक है। बोला हाँ सब ठीक ठाक है। उसके बाद जो है सो वो दमयंती बोलती है कि पेपर आपने पढ़ा? बोला कि क्या कुछ खास बात है क्या पेपर में? बोला हाँ एकदम खास बात है, सुनिएगा। बोला हाँ सुनाओ। तो दमयंती जो है सो उसको बोलते हैं कि देखिए बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा क्या पेपर में लिखा हुआ है। सो चुटरा का बाप बोलता है हाँ ठीक है। बोलता है कि अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलेंगे। बोलता है कि अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलेंगे। तो चुटरा का बाप बोलता है तो भौं भौं कौन करेगा?
बोलता है कि भौं भौं आप करेंगे, आप जैसे लोग करेंगे जो विदेशी भाषा संस्कृति को अपनी विरासत समझ रखे हैं। यानी एक तरह से दमयंती जो है सो उसको एक सीख देती है, एक तरह से उसकी बातों का कटाक्ष करती है कि कैसे जो है सो आप अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लोगों के जो संस्कृति है उसको अपनी विरासत मान के और बड़े गर्व से आप अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम ए मैन, ये वो फलान ढकान ये सब बोलते हैं। अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए, ये कहने का मतलब था दमयंती का। वो एक शिक्षित युवती होती है और दमयंती का कोई खास रोल नहीं है इस पूरे नाटक में दोस्तों। यहाँ पर ये बस इतना छोटा सा रोल है तो छोटा सा रोल, लेकिन है दमदार कि उसने भी जो है सो एक तरह से यहाँ पर कुछ लोगों को जो दूसरों की संस्कृति पर जो है सो गर्व करते हैं देख के कि वो अरे वो ऐसा है वो ऐसा है। अरे हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर, जो अपनी संस्कृति है उस पर गर्व करो। जो भी हमारी संस्कृति जो हमें हमारे विरासत के रूप में मिला है उस पर गर्व करना चाहिए। दमयंती यहाँ पर ये बताने का प्रयास करती है यहाँ पर, और इस 16वें दृश्य की समाप्ति हो जाती है। ठीक, अब आते हैं बात 17वां दृश्य जो कि बहुत ही खास है दोस्तों। 17वां दृश्य, जैसे कि मैंने पहले ही नाटक की शुरुआत में कहा कि इस नाटक को समझने से पहले इस नाटक को उद्देश्य को समझिए आप लोगों ने। तो नाटक का उद्देश्य मैंने कहा था कि नाटक का उद्देश्य एक तो आपको प्रमुख पृष्ठ के रूप में किताब में आपको दिखा दिया कि यहाँ पर आपको इसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा। फिर मैंने ये कहा था कि आपको जब नाटक के कई दृश्य जब चलेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसके उद्देश्य समझते जाएंगे, जिसमें कि सबसे इधर जो है सो जब सुहागी और यानी शंभू और उसकी माँ जो है सो वार्तालाप करती होती है, उस वक्त को बताते कि कैसे बाहरी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और स्वामित्व बन बैठे हैं, चाबी काठी उनके हाथ में है। वहाँ पर भी जो है सो समझाने का प्रयास किया था इस उद्देश्य को, इस नाटक को। और जो 17वां दृश्य है यहाँ पर तो खुल के जो है सो यहाँ पर शंभू ने बताया है कि क्या बात है क्या नहीं बात है हमारे इस क्षेत्र का स्वामित्व या चाबी काठी को लेके, यानी पूरे उद्देश्य को यहाँ समझाने का प्रयास किया है। यहाँ देखिए इस चित्र में मैंने बीच में शंभू को बनाया है, चारों तरफ जो है सो छोटे छोटे जो है सो लोग यानी जो गांव वालों को दर्शाते हैं। शंभू क्या है कि इस वक्त तक पूरे गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आ चुका था और एक तरह से लीड कर रहा था पूरे गाँव को। लीडरशिप जो है सो उसके अंदर में आ चुकी थी। पूरा गांव का जो है सो एक समाज सेवी कह ले, नेता कह ले, निष्पक्ष भाव से जो है सो सेवा करने वाला व्यक्ति था और प्रभावशाली व्यक्ति था। तो वो बीच में जो है सो पूरे गांव वालों लोग के सामने जो है सो संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि गांव वाले लोग जो है सो यहाँ की धरती, यहाँ पर सब कुछ है, नदी नाले पर्वत पठार वन सब कुछ है। यानी हमारा जो राज्य है झारखंड राज्य जो वो संसाधनों से, खनिज संपदा से पूरा भरा पड़ा है। हम लोगों को किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके मालिक नहीं हैं और हम लोग मजाल जो अपनी मर्जी से यहाँ की एक मिट्टी को भी उठा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है सो सब कुछ हमारा है, फिर भी हम लोग जो है सो यहाँ पर एक नौकर के रूप में जो है सो प्रदर्शित है या अपने आप को जो है सो हम लोग गुलामी कर रहे हैं दूसरा लोगों की। यहाँ पर बताने का प्रयास किया और जो बाहरी लोग यहाँ पर आके जो है सो हमारे सभी संसाधनों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और उसके स्वामित्व बन बैठे हैं, उसका स्वामित्व उनके हाथ में चला गया है या एक तरह से उनकी चाबी काठी जो है सो हमारी जो है सो चाबी काठी उनके हाथ में चली गई। फिर वो आगे जो है सो लोगों को जागरूक करते हुए कहते हैं कि आज जो है सो पटना हमारा नहीं है या फिर आज हमारा दिल्ली नहीं है। उस टाइम पटना था, झारखंड तो अलग नहीं हुआ था ना, तो वो पटना नहीं है, दिल्ली हमारा नहीं है, लेकिन जो है सो हम लोग के लोग जो है सो हर जगह रहते हैं। हर जगह रहने के बावजूद जो है सो उनके अपने अधिकार को उनके बारे में पता नहीं कि उनका क्या अधिकार है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तुम इस राज्य के वासी हो, यहाँ के मूल निवासी हो, तुमको तुम्हारे अधिकार पता होने चाहिए कि तुम्हारा अधिकार क्या है और तुम यहाँ के वासी हो, तुम्हारा ही अधिकार है सारे चीज़ों पर, संसाधनों पर या फिर जो भी खनिज संपदा है, वन है, जितने भी जंगल है, सब चीज़ पर जो है सो तुम्हारा अधिकार है। और हम लोग अब जो है सो एक पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा जो है सो भरसक कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो है सो इस पूरे राज्य का स्वामित्व जो है सो हमारे अंदर में आ जाए या इसकी चाबी काठी हमारे हाथ में हो।
यहाँ के लोग के हाथ में हो, यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में हो। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं पूरे समाज को, पूरे राज्य को। यहाँ पर देखिए गांव वालों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पानूरी जी का ये उद्देश्य जो है सो शंभू के माध्यम से सिर्फ इस नाटक में गांव वालों को बताना नहीं, बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लोगों को बताना कि यहाँ की जो धन संपदा है, संसाधन है, वो यहाँ के लोगों के लिए है और हमें हमारे अधिकार का पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है और हमारा जो इस संसाधनों पर पूरे राज्य का जो मालिकाना हक है या चाबी काठी है, वो हमारे हाथ में होनी चाहिए दोस्तों। वो इस दृश्य के माध्यम से, शंभू रूपी पात्र के माध्यम से पानूरी जी ने हम लोगों को बताने का प्रयास किया है इस दृश्य में दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दृश्य क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18 नंबर। अब देखिए यहाँ पर जब उसने, शंभू ने जो है सो पूरे गांव वाले को, पूरे समाज को जो है सो जगा दिया। और देखिए एक लीडर का काम क्या होता है दोस्तों, वो समाज को जो है सो लोगों के अधिकार के बारे में बता देना, उसे जागरूक कर देना, समझा देना। अब तो बाकी काम तो जो है सो लोग खुद कर लेते हैं, है ना। अब जो है सो यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उन लोगों की जो हम पर बिना मतलब का जो है सो बैठे हुए हैं, या फिर एक तरह से हम लोग कह लें जो खलनायक बन के बैठे हुए, गुंडा के रूप में जो बन के बैठे हुए, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे कि इस नाटक में जो खलनायक है, गुंडा है कालू राम, अब जो है सो शंभू ने जब सबको जगा दिया था, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो कि आपको 18वें दृश्य के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी। 18वां दृश्य में क्या है कि कालू राम अपने घर में बैठा हुआ है, उसके अगल बगल उसके लठायत है और वो संतू को बोलता है कि अरे कौन टाइम अगल है संतू, हैं आज तो आजकल जे हमारे साथ, जे हमारे सामने खड़ा ना है वो पारोल है, वो हमारे से आँख में आँख मिला के बात करो है एकदम। हाँ तो वही बात, तो उसमें संतू बोलता है हाँ मालिक आजकल दिन बहुत ख़राब हो गया है, सब मोची नाय छोटा जात लोग जितना जो है सब पढ़ लिख के अब नौकरी करने लगा है, तो अब किसी को लोग गिनता नहीं, सबको अपना अधिकार के बारे में पता चल गया। कालू राम बोलता है यही जो है ना 10 बछर पहले, यानी 10 वर्ष पहले अगर हो रहता ना तो लोग का चमड़ी छोल देते हैं, इन लोग का चमड़ी जो है छोल के जो है ना चमड़िया टांग देते हैं इन लोग के एकदम। सब इस तरह की बात वो करते रहता है। इसी बीच में जो है सो बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है, लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बोलता है कि अरे देख संतू कहाँ कौन सी आवाज़ सुनाई दे रहा। वो झाँक के देखता है, बोलता है अरे बड़ी भीड़ आ रहा मालिक। बोलता है देख देख देख। जब वो बाहर जाके देखता है तो देखता है कि शंभू अपने गांव वासियों के साथ में जो है सो उसी की तरफ, कालू राम की तरफ आ रहा होता है। वो झट से संतू आता है अंदर, मालिक मालिक। शंभू पूरा एकदम पूरा गांव वाले के लेके आ रहा और सब इन्हें आ रहा। अब जो है सो यहाँ पर कालू राम का तो एकदम हवा टाइट हो जाता है। वो बोलता है क्या अच्छा रुक आ जाग लो। अरे जो जो मोहना के कह दी, मोहना उसी का आदमी था, मोहना कह दी जो कोठवा पर चढ़ जेतो और कोठवा पर बंदूक लेके चढ़ जेतो, अगर कोई कुछ कर को नहीं तो एकदम वहीं से भूंज दियल के ये चला देख लेबे जो होता है आगे जाके देखल जेते, समझ। उसके बाद बोलता है कि जो तीर कांट है ना ओकरा किनारे रख ले और जो वहाँ से फरसवा ले आन हमारे वास्ते। इस तरह की बात वो कर रहा होता है, यानी अपना पूरा प्रोटेक्शन का तैयारी। वो डर गया था कि वो लोग कहीं हमको मारने तो नहीं आ रहे, नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ रहे, इसलिए वो डर गया और अपने सुरक्षा का इंतजाम करने लगता है। ठीक उसी समय जो है सो शंभू का प्रवेश होता है। अब तो शंभू नेता हो गया ना, शंभू जो है सो अब वो तो उसका अब प्रभाव समझिए ना, वो आता है पूरा दल आता है और उसके बाद जैसे घुसता है तो डरते डरते जो है सो कालू राम बोलता है अरे का शंभू पूरा एकदम दल बल के साथ आए लिए। तो शंभू भी बोलता है कि का चाचा डरा गई का। बोले नहीं नहीं हम लोग डराने वाला आदमी है का, हम लोग ये सब आदमी नहीं है, समझे ना, डराने उड़ाने वाला। बोला हाँ वैसे ही हम आशा भी करते हैं इसी तरह से। बोला क्या बात है आज बड़ी थी। बोला कुछ बात नहीं है चाचा, कालू राम चाचा हम लोग गाँव में एक स्कूल खोलने वाले हैं। देखिए उनका उद्देश्य क्या था, अच्छे लोगों का उद्देश्य हमेशा अच्छा ही होता है। वो आ रहा था उसको, लेकिन उसको लगा कि हमारा नुकसान पहुंचाने आ रहा है, लेकिन वो आता बोलता है कि हम एक स्कूल खोलने जा रहे हैं, सो आपसे जो है सो चंदा लेने के लिए आए हैं और आशा भी करते हैं कि आप अच्छा खासा चंदा देंगे। बोला हाँ ठीक है लिख ले 10 रुपया। बोला 10 रुपया का ये गाँव के पूजा के बात है कि जहाँ 50 टका खर्चा हुआ है
10 रुपया। बोला कि तो कालूराम जानता था कि इसका प्रभाव क्या, बोलता अच्छा ठीक है जो तेरा लिखे को से लिख ले। तो शंभू कितना रुपया लिखता है, 500 रुपया। अब 500 रुपया जैसे सुनता है कालूराम बोलता 500 रुपया, अरे तुम है ना 500 रुपया इतना ज़्यादा। फिर बोलता है कि अच्छा लिख दो, कौन है मेरा खाने वाला। एक बेटा था, यहाँ पर उसका बेटा जो है सो उसकी चर्चा कालूराम ने की। एक बेटा था जे कने चल गए, कौन खेता है हमारे धन संपत्ति, जो लिख ले। और एक काम कर जो है सो स्कूल तो खोले एक बात कर ले, तने हॉस्पिटलों की बात कर हुए, हॉस्पिटलों खोले के। बोले ठीक है, इस तरह से बात करता है यहाँ पर। और वहाँ पर जो है सो इतना सारा बात जो है सो करने के बाद इस दृश्य की समाप्ति हो जाती है 18वें दृश्य की। 19 दृश्य देखिए दोस्तों, 19 दृश्य में 2 तरह के दृश्य हैं। एक में कालूराम का जो शोषण करता है वो दिखाया गया, और दूसरा जो है सो जब कालूराम बदल जाता है, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी ना, तो वहाँ पर बदल जाता है। तो 2 रूप में देखिए, कालूराम अपने घर में बैठा हुआ है और उसके बगल में जो है सो संतू है, उसका लठ है। तो संतू को बोलता है कि जा संतू जरा समरा और मंगरा के जो है सो डांक है। तो समरा और मंगरा कौन थे, तो समरा और मंगरा जो है सो वो जो है सो एक तरह से पहलवान व्यक्ति कह ले, गुंडा टाइप का व्यक्ति जो है सो जो किसी को मारने पीटने का काम करते हैं, उसके अपने आदमी थे समरा और मंगरा को। जो तो जरा डांक आइन तो शंभुआ के रहते यहाँ अब हम कुछ ना करो पारबो, समझ ले नहीं, शंभुआ के रहते हम उन्नति ना करो पारबो। अब शंभुआ अब वो बाछा के जो है सो ओकरा मालिक के दिखाओ पड़तो, यानी शंभुआ को बोलता है कि शंभुआ बाछा है, अब ओकरा मालिक से भेंट कराओ पड़तो। यानी वो जो है सो अब उसका इंतजाम करता है, प्रॉपर इंतजाम करने की कोशिश करता है कि अब इसको मार ठठा के करना है शंभुआ को। किसके माध्यम से, समरा और मंगरा के माध्यम से। संतु सुनता है और वहाँ से चल देता है उन लोगों को बुलाने के लिए। ठीक उसी समय जो है सो कर्मी जो है सो, जिसको मैंने यहाँ पर बताया था कि कर्मी जो है सो एक दलाल औरत होती है, ठीक है, जो कि उसके कालूराम के पाप में बराबर की भागीदार रहती है। और किस तरह का पाप है यहाँ पर सो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये समाज के जो है सो एक कुकृत्य के रूप में जो है सो गिनती में आता है, वो चीज़ है यहाँ पर। जैसे कर्मी आती है तो कर्मी को जो है सो कालूराम बोलता है सुगी। कैसा नहीं सुगी, पीढ़वा उमा हो टाइन के आके बैठ ले, यानी पीढ़ा है वहाँ पर आके आके बैठ जाती है। उसके बाद बोलते हैं ये तो दलाल औरत थी, तो दलाल औरत जैसे ही बात करती। माँ बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से ओकरा हम पटा पा लियो, महीना दिन से पटा लियो, महीना दिन से बड़ी जड़ी बूटी कर लियो, बड़ी मेहनत कर लियो, तब जाके कहीं पटला है। किस चीज़ को पटाने की बात कर रही है, लड़की को पटाने की बात कर रही है ना, कि किसी लड़की को जो है सो वो कालूराम के लिए फिक्स कर रही थी। तो कालूराम बोलता अरे कोई बूढ़ी ढाडी तो नहीं फिक्स कर दिली है ना। किस बात पर बात, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, आप समझदार हैं, ठीक है। तो कहीं बूढ़ी के बारे में जो है सो बूढ़ी तो नहीं फिक्स कर दे। बोले बूढ़ी 15 साल रखो, देख भी तो गिर जे भी, सो बोलते हैं। अब ये जो है सो बोलता है कि इतना हमारा पटावे उठावे में ओकरा जो है से 5 रुपया लग गलो, पूरा 5 रुपया उस टाइम बहुत होता था, ठीक है, 5 रुपया लग गलो, और 15 साल ना हो तू देख भी गिर जीवी। अब जब कालूराम सुनता है अरे 15 साल ना हो, तब तो खुश हो जाता है पूरा, बोलता है अरे तो फिर नेक काम में देरी काहे ले, सांझे को बोलाओ एकदम मुर्गा काटो ये एकदम, और बोला ये सब नेक काम में देरी का। और वो खुशी से जो है सो कर्मी को 10 रुपया देता है। कर्मी तो 5 रुपया की डिमांड की थी, वो 10 रुपया देता है कालूराम। उसके बाद अब वहाँ पर जब इतनी बात हो रही थी, कर्मी जो है सो वहाँ चली जाती है। उसके बाद जो है सो उसका लठैत जो संतू बुलाने गया था समरा और मंगरा को, तो समरा और मंगरा को बुलाने गया था। तो जब आता है तो खबर लेके बोलता है कि मालिक समरा तो हो, लेकिन मंगरा जो हो वो एकदम बदल गया है। बदल गया किस रूप में, कि मंगरा बोलल को है जैसे ही शंभुआ का नाम हम ललियो करेगा, तो वो बोलता है अगर शंभुआ के कुछ होलो तो कालूराम के घरवा के एक को जो है सो खपरा ना बचल देबो हम। यानी इतना जो है सो वो बोलता है कि कालूराम को जो वो हालत करेंगे ना अगर शंभू को कुछ हुआ तो, यानी वो देखता है अरे सब बदल गया मेरा जितना। अब यहाँ पर कालूराम बोलता है कि जितना पुलिस है या फिर जो है सो जो भी लोग हैं जो उसके खिलाफ थे, सब जो है सब उसके सपोर्ट में आ गए। मेरा अपना आदमी लोग जो है सो वो भी जो है सो शंभू के सपोर्ट में आ गए। शंभू का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया है, यानी हवा जो है सो अब जो है सो उल्टा दिशा में बह रहा है।
यहाँ पर बोलता है कि अब हवा जब उल्टा दिशा में बह रहा तो जने दिशा में बह जिस दिशा में उन्हें पीठ आड़े चाहिए। यानी अब वो है यू टर्न ले लेता है कि बोलता है कि अब जो है सो छोड़, ये सब काम छोड़। शंभुओ तो आदमी है, अब देखिए उसका रूप बदल गया, पश्चाताप वो करने लगता है यहाँ पर, है ना, इस नाटक में कि शंभुओ तो आदमी है, वो तो समाज के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। तो अब हम करबो कौन चीज, इतना जे कमाए हैं सो किसके, एक पत्नी थी सो मर गई, एक बेटा था सो कने हेरा गया, भूला गया, कहाँ चला गया, तो हम किसके लिए कमा रहे हैं, कितना हाव ढाव इतना जो है किसके लिए कर रहे हैं। सो जो अपने संतु को बोलता है लठैत को, जो संतु जाके शंभुआ के डाक ही बुलाया ही ओकर से हमरा कुछ बात करे चाहिए। अब सब संपत्ति उम्पत्ति दे के हम काशी जो है सो वहीं वास कर जब वहीं पर, इतना संतु वहाँ से जो है सो चला जाता है और वो जो है सो शंभू को बुला के आता है। शंभू को बुला के जैसे आता है उसके बाद बोलता है शंभू, का होलो चाचा, का बात है, काहे बोले ली हमरा, बोला कि अरे अब तोरा से बहुत ज़रूरी बात करे खलो, कल जो है सो सब गाँव वालन के एक मीटिंग बैठाओ और हमरा ओकिन से कुछ बात करे खो। अब हमार विरक्ति हो गलो, हम बहुत सारा जो है सो अब हम अपना पश्चाताप करने वाले और हम भी तुम्हारा भगत बन गए हैं, तुम्हारा जो है सो भक्त बन गए हैं। शंभू जब ये बात सुनता है बोलता है कि अरे बाप ये कैसे हो गया, ये उलट कैसे गया, अब इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। बोलता है कि नहीं तुम गांव वालन को जो है सो अब बुला के आओ, अब हम उससे बात करना है, उन लोगों से डायरेक्ट अपना बहुत सारा, उस टाइम नहीं बताता है कि क्या करना है, लेकिन वो उससे बोलता है कि एक मीटिंग रखो कल, ठीक है। यहाँ पर 19वां दृश्य की समाप्त हो जाती है। अब अंतिम दृश्य की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अंतिम दृश्य में जो है जानते हैं कि हैप्पी एंडिंग के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, पिक्चर हो कुछ भी हो, ज़्यादातर जो है सो हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है और सब कुछ अंत में ठीक ठाक हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर है कि सब कुछ अंत में ठीक ठाक ही हो जाएगा। क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो है सो चौराहा है यहाँ पर और कालू राम बीच में है, लोग चारों तरफ जो है सो गाँव में चारों तरफ एकदम पूरा भीड़ लगी हुई है और वो मंच पर खड़ा होकर कालू राम बोलता है कि मैं 40 वर्ष, वो कालू राम बोल रहा है कि मैं 40 वर्ष पहले जो है सो इस गांव में आया और इस गांव के लोगों ने मुझे अपनाया, अपना समझा, मुझे रहने के लिए यहाँ पर जगह दी, काम दिया, सब कुछ दिया और मैं धीरे धीरे बढ़ने भी लगा और बहुत सारा धन संपत्ति जो है सो जमा करके अमीर भी बन गया। और जैसे ही धन संपत्ति जमा किया तो मेरे अंदर में जो है सो घमंड आ गया और मैं जो है सो अब इस अपने आप को मालिक समझने लगा और यहाँ के लोगों को नौकर और यहाँ के लोगों को सताने लगा, उसको शोषित करने लगा। मेरा पाप जो है सो बहुत ही घिनौना है, जिसका जो है सो वो भगवान ही मालिक है कि वो जो है सो मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, वो बोलता है। और मैं अब जो है सो अपने इन पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ इस रूप में कि अब मैं अपनी सारी धन संपत्ति को जो है सो आप लोगों के हवाले, शंभू के हवाले या गांव वालों के हवाले कर देता हूं और इससे जो है सो जो भी अच्छे काम है वो कर लूँगा और मैं अब जो है सो काशी जो है सो वहाँ पर बस जाऊँगा, वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। ये सब बात जब सुन लेता है सबको, तब शंभू बोलता है, न्याय चाचा तोरा न्याय जा पर तो तू चल जे भी तो यहाँ के आदमी लोग के एक मुट्ठा अन्न कैसे मिलता। शंभू जानता था कि देखिए भले वो इतनी है शोषण कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का घर उससे चलता था, इसमें कोई दुमत नहीं, सूद दूध लेता था। लेकिन वो बोलता है कि आप अन्न कैसे चलता हो, आप बढ़िया से यहाँ पर रहिए, आप भी रहिए, हम लोग भी रहेंगे और हम लोग ईमानदारी से यहाँ पर सबको बढ़िया से समाज चलाएंगे। सो अपना धन जो है सो आप अपने पास रखें। तो कालू राम तो अब पश्चाताप, रियल में वो नौटंकी नहीं कर रहा था, रियल में जो है सो पश्चाताप कर रहा था। वो लोग नहीं अब जो है सो अपना जो है सो सारा धन मैं जो है सो यहाँ दे दूंगा और मैं वहाँ वास करूँगा, मतलब वो अपनी बात पर अडिग था। इसी बीच में उसके बेटे रोहन की एंट्री होती है और उसका बेटा जो है सो रोहन उस भीड़ से निकल के मंच पर आता है और वो कहता है कि आज मुझे जो है सो अपने पिताजी कालू राम पर गर्व है कि आज उन्होंने जो है सो सबसे बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, आज मुझे उसे अपना पिता कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। तो गर्व महसूस होता रहा है और वो जो है सो उनके बातों का समर्थन करता है, अपने बाप के बातों का समर्थन करता है गांव वालों लोग के सामने।
लेकिन शंभू बोलता है कि रोहन को कि अपने बाप को बोलो कि अपना पैसा जो है सो अपने पास रखे। तो रोहन बोलता है नहीं शंभूदा जो है सो अब जो है सो उनका जितना भी है उन सब पैसों को हम लोग क्या करेंगे, जितना भी जो है सो है पैसा सब हम लोग गाँव में बांट देंगे, जिसको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, और हम लोग सब ईमानदारी पूर्वक यहीं खेती करेंगे, यहीं रहेंगे और खुशी खुशी हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये जो है सो अपनी बात करने लगता है। तो अब जो है सो सबकी विचारधाराएं मिल जाती है, शंभू की, कालूराम की, उसके बेटे रोहन की और गांव वालों की, और सब जो है सो एक साथ हो जाते हैं, यानी एक जो है सो एक अच्छा समापन हो जाता है और सारे गांव के लोग जो है सो वहाँ पर जय जयकार के नारा लगाते हैं, कालूराम की जय हो, रोहन की जय हो और अंत में शंभू की जय हो। ठीक है, शंभू की जय जयकार करते हैं और इस जय जयकार के साथ में, इस जय जयकार के नारों की गूंज के साथ में जो है सो इस नाटक का समापन हो जाता है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ये नाटक? ऐसा नहीं लगा कि आप उस नाटक में जो है सो एक जीवंत रूप में जो है सो जी रहे हैं, उस नाटक को कर रहे हैं उसके एक पात्र के रूप में। इसीलिए मैंने शुरू में कहा दोस्तों कि नाटक को नाटक के रूप में नहीं दोस्तों, नाटक को चलिए जीते हैं, नाटक को हम लोग करते हैं मंच के रूप में। आज मैं इस तरफ से हूँ, आप उस तरफ से हैं, किसी भी भाव में, चाहे आप नायक की तरफ रहे, खलनायक की तरफ रहे, और इस नाटक को जो है सो बढ़िया से इसका जो है सो चरित्र चित्रण या फिर इसको पूरा जो है सो हम लोग जीने का प्रयास करते हैं। यानी पाणिनि जी का लिखा हुआ उस नाटक को आज हम लोग जो है सो पूरा जीवंत करने का प्रयास करते हैं और उसे जिंदा करते हैं दोस्तों। मज़ा आ गया दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों? कितना शानदार नाटक था, कितनी अच्छी जो है सो नाटक पाणिनि जी ने लिखी है दोस्तों। एक चीज़ आप देखिएगा दोस्तों कि पाणिनि जी के जो भी है, चाहे वो कविताएँ हैं, कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं उनकी, नाटक है या जो भी है, वो तब की लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतना ही जो है सो वास्तविकता का अर्थ हम लोग को देती है कि जिसकी हम लोग तुलना नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे आपने जो है सो शुरू में मैंने जो है सो उसमें जो श्लोक की पंक्तियाँ पढ़ी कि बढ़ाई के छोटा नागपुर एक गौरव हम ही परली मलिन, वह रे राजनीत तो नाइलाज, तो बांधे पारे कुकुरे के माथे पाग, तो काटे पारे महाकवि का हाथ गणेश कलम छीन। कितनी अच्छी पंक्तियां बोली थी। फिर आगे की पंक्तियां कहते हैं, आज नहीं तो काल माने हो तो, और घोड़े का कांटा दांते धर टाने हो तो। कितनी बढ़िया पंक्तियाँ जो है सो उस वक्त लिखी, आज भी ये पंक्तियाँ एकदम धरातल पर जो है सो वास्तविकता को साबित करती है दोस्तों, वास्तविकता को सिद्ध करती है आज के भी परिदृश्य के, आज के दृष्टिकोण से दोस्तों। तो ये जो पाणिनि जी की रचना जो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया दोस्तों, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने जो है सो पाणिनि जी की रचना को प्रस्तुत किया और आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया दोस्तों। अब आप लोग ये बताएंगे दोस्तों कि मेरा ये प्रयास कितना सफल रहा, इस पर तो आप ही अपना कमेंट दे के बता सकते हैं कि ये जो नाटक मैंने आप लोगों के समक्ष रखी कैसे लगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी आने बाकी हैं और लंबे समय तक आएंगे। मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा, आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारा चीज़ हम लोग जो है सो सीखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ आप लोग जो है सो सीखेंगे। इस प्रकार जो है सो हम लोगों का जो है सो कारवां चलता रहेगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।